सो वेलकम 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 टू दिस अमेजिंग बैच, है ना। आपका स्वागत है ना। वो आपने देखा एक वो सीरियल था सास भी कहीं बहू थी, उसमें कैसे वो एंटर आइए आइए ऐसा आइए करके करके बुलाते आओ आओ हमारे बैच में। तो एक शानदार बैच में आपका स्वागत है। बहुत मजा आने वाला है इस बैच के अंदर, क्योंकि हम एफआर को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो हम शुरू करने के पहले मैं आपको एफआर में सारी डिटेल्स दे दूं। उन सबसे पहले हमारे जो भी बच्चे हैं उन सबका स्वागत है। तो मैंने ऐसे चालू करने के पहले बच्चों से पूछा था आप कहाँ से और कौन सा अटेम्प्ट है। तो मोस्टली जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा, जैसे वैभव है हरियाणा से, उनका अटेम्प्ट 24 में है। मसूद है भुवनेश्वर से, उसके अलावा ध्रुवी नर्थदारा से, उसके बाद रचना है कुरुक्षेत्र से। ओ भाई साहब ठीक है, महाभारत ठीक है। प्रियांश है अहमदाबाद से, विशाल है जयपुर से, आस्था है गुड़गांव से, आयशा है अहमदाबाद से, सिमरन है मुंबई से, तृप्ति है, रोहित है कोलकाता से, हसन है मुंबई से, पिंटू है दिल्ली से, निष्ठा है बीकानेर से, धारा है राजकोट से, संचेत फ्रॉम दिल्ली, तृप्ति फ्रॉम रांची, पर्व फ्रॉम ओके पर्व का तो मैसेज ऊपर चला गया अभी। उसके अलावा है ध्रुवी, अच्छा ये अक्षय है कानपुर से, अनंत है इंदौर से, ठीक है। ऋतुजा है मुंबई से, मैं वैसे मुंबई से बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से भाई साहब मैं इतने में से नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है। चलो तुम समझ गए ना, भैया लोग भाई पूरे गांव से लोग हैं। चलो एनीवेज, तो अच्छा नेहा है राजस्थान से, मुस्कान है लुधियाना से, पूजा है मुंबई से। शानदार शानदार शानदार, आप इतने बढ़िया बढ़िया जगह से हो यार, मजा आने वाला है। ठीक है चलो, तो वेलकम टू दिस बैच। आई होप हमारा ऑडियो एंड वीडियो सब कुछ बेहतरीन तरीके से प्रॉपर और शानदार है, ठीक है। चलो अब मैं आपको दे दूं डिटेल्स इसके बारे में, ठीक है। सीए फाइनल का पहला पेपर, पता ना पहला पेपर है एफआर, और शुरुआत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, राइट। तो एफआर के बारे में आपको गाइडेंस दूंगा मैं। पहले बता रहा हूं कुछ चीजें जो मैं आगे बढ़ने के पहले बता दूं। आपको डेली बेसिस पे लेक्चर देखने हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे करना है। और लेक्चर सुबह के तो ये नहीं है सर नींद में आए हैं ऐसा ऐसा करके मत आना। अगर नींद आ रही है, गरम गरम चाय का कप लेने का, मतलब कप में गरम गरम चाय लेने का और वो चाय मुंह पे मारने का, ताकि तुम्हारी नींद भाग जाए। तो सोने का नहीं, वैसे मैं तुमको सोने दूंगा नहीं, चिंता मत करो, है ना। अपना लेक्चर रहेगा, जान दिया तो तुमको नींद आएगी नहीं। बट फिर भी कुछ लोग रहते हैं ना, रात को 4 बजे सोए हैं सर, तो ये हरकतें मत करना। टाइम सो जाना, टाइम से उठ जाना, ठीक है। पहले बता देता हूं मैं। अरे यस और नो, यस ठीक है। चलो तो अपन, मैं आपको पहले ना शुरू करने के पहले, पहला दिन है ना, तो लेट्स गो स्लो। जैसे होता है ना, अपन जब फर्स्ट टाइम अपने ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, डेट पे जाते हैं, तो पहली बार थोड़ी ना सीधा शुरू हो जाते। पहली बार अपन क्या करते हैं, पहली बार में अपन थोड़ा समझते एक दूसरे को, जानते एक दूसरे को। तो अब एक दूसरे को तो ऑफकोर्स नहीं जानेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट से प्यार करने आए हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। लेट्स गो स्लो फॉर द फर्स्ट डे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज को अनकंफर्टेबल ना फील हो। और बाद में आपको जहां भी दिक्कत लगे आप मेरे से चीजें पूछ सकते हो, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सीए फाइनल ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 में आता है सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर 1। अच्छा, इसका नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों है, अकाउंट्स क्यों नहीं है ना। वो सब की बातें अपन बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं सब्जेक्ट में अपने को टारगेट कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले टारगेट मार्क्स आप सब मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे कितने चाहिए एफआर में, कितने। चलो मांगो। आज 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 तुमको भगवान बोलेगा, ठीक है, ऊपर से भगवान देख रहे हैं, ठीक है। भगवान ने बोला मांगो जितना मांगना है, चलो मांगो कितना चाहिए एफआर में। व्हाट इज योर टारगेट मार्क्स, मतलब होता है ना एक एम्बिशन होता है कि चलो एफआर तो प्रैक्टिकल है, स्कोरिंग होगा, तो कितना टारगेट करना चाहिए, ठीक है। बताओ, आप जो बोलेंगे उतना टारगेट करूंगा, इतना बताओ। अच्छा, रचना ने कहा सीधा 100 शतक, ये पारी सीधा शतक मारेंगे, ठीक है। एम्बिशियस होना ठीक है, लेकिन हाँ 100 कोई लाएगा तो मजा आ जाएगा। वैसे सोहम कहते हैं 100, ठीक है। 90 वृंदा कहते हैं, हसन कहते हैं 85, दृष्टि कहते हैं 90, हर्ष कहते हैं 85, विशाल कहते हैं 99। अच्छा एक मार्क कहाँ रह गया भाई, ठीक है। तो तोमर कहते हैं 80, अस्मिता कहते हैं 80 प्लस, ठीक है। निखिल सेज 80 प्लस, विशाल सेज 80, पिंटू सेज 80 प्लस, ठीक है। अर्पित सेज 90, अच्छा। मिफ्ता सेज 75, मसूद सेज 80 प्लस, विशाल सेज 99, करण सेज 80 प्लस। ओके, सबको जहां तक मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने 85 90 85 90 80 ऐसा सब कह रखा है। मैं बता दूं, मुझे यही आपसे आंसर चाहिए था। अगर आप मुझे बोलते ना सर 60 चाहिए, 65 चाहिए, 40 चाहिए, 45 लाने के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। और एफआर में अगर 40 ला रहे हो तो फिर सीए फाइनल पहले अटेम्प्ट में ग्रुप 1 को कौन पास कराएगा, पूरे सीए फाइनल को कौन पास कराएगा, रैंक कैसे आएगी तुम्हारी यार। रैंक तो एम्बिशियस हम एम करेंगे ना, राइट। तो
उस केस में अगर आपको एफआर में टारगेट करना है, बेर मिनिमम मिनिमम से मिनिमम आपका टारगेट शुड नॉट गो बिलो 80, मिनिमम 80, 85, 90। अगर आप ये टारगेट करने वाले हो ना तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। ठीक है, आपको पहले बता देता हूं मैं। सर आते हैं क्या इतने, ये तो बोल दिया आपने, आते हैं क्या? अरे क्यों नहीं आते भाई, क्यों नहीं आते? ऐसा कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है जो किसी को समझेगा? नहीं आते हैं भाई। 80, 85, 90 ये हमारा टारगेट होना चाहिए बेर मिनिमम। ठीक है, तो है ना, सबसे पहले अच्छा प्रवचन चालू है नहीं बाबा का, तो बुक लेके बैठना और लिखना अपने पहले पेज पे टारगेट कि मैं कितना टारगेट कर रहा हूं या कर रही हूं एफआर के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा अच्छा मुझे ये बताओ, अब देखो लेक्चर है इंटरेक्टिव। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा और है ना, आप मुझे पता नहीं आप इतने अच्छे कैसे हो। जनरली है ना स्टूडेंट्स लोग है ना पहले पहले दिन पे रिप्लाई नहीं करते हैं। आप लोग इतने अच्छे हो कि मैं आप मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि रिप्लाई करना चाहिए। आप लोग इतना अच्छे से एकदम तमीज से रिप्लाई कर रहे हो, तो यू आर गुड बंच ऑफ स्टूडेंट्स। तो लेट्स मेंटेन दैट, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, आप में से किसी की इंटर में रैंक थी क्या? है ना, तो इंटर में किसी की रैंक थी क्या? बताओ, इंटर में रैंक थी? यस है तो वाई करके लिखना, और कौन सी रैंक थी बताना, नहीं है तो नो करके बताना। ठीक है, जल्दी से बताओ, इंटर में कोई है क्या इधर? होशियार चंद रैंकर, चलो आप तब तक जवाब दो, तब तक मैं ऐसा कह दूं मेरी कोई रैंक नहीं थी। ठीक है, मेरी कोई रैंक नहीं थी। हंसता है कुरैशी, बोलता है मेरे अपने कोई रैंक वैंक नहीं है। साद बोलते हैं अपने कोई रैंक नहीं है, हड़ा हड़ा हरस को। चलो भूपेंद्र कहते हैं नहीं, महेश्वरी ध्रुवी कहते हैं नहीं। चलो ठीक है, मतलब रैंक नहीं थी ना, मैं जानता हूं ऑलमोस्ट सबकी नहीं होगी और मेरी भी नहीं थी। ठीक है, मेरी भी नहीं थी, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, आज है ना सबके मन में कहीं ना कहीं जब पहला अटेम्प्ट दे रहा होता है ना, जिसका अटेम्प्ट 1 साल के बाद है, जैसे जो भी आपका अटेम्प्ट है ना, अटेम्प्ट लंबे समय के बाद होगा आपका, 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, जितना भी समय आपके पास है। अब आप एक मन में एक आशा लेकर बैठना, सर रैंक लाएंगे, रैंक लाएंगे, एक है ना उम्मीद लेकर बैठना। ठीक है, दिल से देखो, हर कोई है ना जो भले ही कैसा भी हो, अंदर ही अंदर लगता तो है सर एक बार रैंक आए तो अच्छा लगेगा, लाएंगे। अरे भाई उम्मीद रखने में क्या है, वेन यू एम फॉर द स्काई, अगर गिरे तो भी 7वें माले की बिल्डिंग पे गिरोगे ना। तो समझ रहे हो, रैंक एम करे तो नहीं आया तो भी एग्जामिशन पे गिरेंगे ना, नीचे तो नहीं गिरेंगे ना उसके। तुम समझ रहे हो क्या? तो यार सब लोग आज रैंक एम करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि अपने को रैंक आएगी। ठीक है, दिल से ऐसे फील करना कि रैंक ला रहा हूं मैं। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो भले ही हमारी रैंक नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी कैन एस्पायर फॉर अ रैंक इन फाइनल, एंड फाइनल की रैंक इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, यस ध्यान रखना। तो मजा आ जाएगा यार। लेते हो क्या पिंकी प्रॉमिस, लेते हो मेरे साथ में कि रैंक लाओगे? लाएंगे सर, काहे नहीं लाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब टारगेट मार्क्स हमने बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं बुक्स की। ठीक है, अगर आपने एकदम टाइम से रजिस्टर कर लिया रहेगा तो आपको किताब रिसीव हो गई रहेगी। अगर आपने थोड़ा लेट रजिस्टर किया रहेगा, आपको किताब येट टू बी रिसीव रहेगी, चिंता की जरूरत नहीं, आपको 3-4 दिन में किताब मिल जाएगी। तो किताब में हम देते हैं 4 वॉल्यूम्स, है ना, 4 वॉल्यूम आपको रिसीव होगी। 2 उसमें से रहेगी कंसेप्ट बुक, ठीक है, जिसमें सारे कंसेप्ट है, विच इज वॉल्यूम 1 एंड 2, और 2 बुक आपकी रहेगी क्वेश्चन बैंक। ठीक है, बताना जरूरी है ना। यस, तो ये 4 किताब आपके लिए, मतलब होता है ना गीता, बाइबल, कुरान, जो बोलना है बोलो, वो आपके लिए इस तरह की है। सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। और अब बैच से लेकर जब तक आपका अटेम्प्ट है, तब तक जितना भी कुछ एक्स्ट्रा आईसीआई लेकर आता है, आरटीपी लाता है, एमटीपी लाता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाता है, जो भी लाता है, वो सब आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भाई आया है ना, सब करा के जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए जितना मैं बोलूं उतना कर लेना। हाँ, अगर तुमको ऐसे मस्ता है चुल कि नहीं नहीं सर आपने सब कवर किया गया, तो खुल के देख लेना मॉड्यूल, तुमको सब कवर दिखेगा उसके अंदर। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैंने बुक्स के बाजू में एक चीज लिखी है, नोट्स प्रिपरेशन। नोटबुक लेकर बैठना, है ना, प्रिपेयर 1 नोटबुक। उसको आप कॉपी बोलो, नोटबुक बोलो, जो बोलना है बोलो। नोट्स बनाओगे, जैसे जैसे मैं लिखाऊंगा वैसे वैसे बनाओगे। ठीक है, तो सर आप हर चीज को लिखाओगे क्या? देखो, जो कंसेप्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, जो कंसेप्ट अपने को लगता है कि ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, तो उसको अपन है ना नोटबुक में नहीं लिखेंगे, उसको अपन किताब से समझेंगे। लेकिन जहां लगता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किताब में चंद एग्जांपल, वो कंसेप्ट को और सिंप्लीफाई करके अपने को लिखना चाहिए, तो उसको मैं लिखाऊंगा। तो कब लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, सब आपको बताता हुआ चलूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर यहां कोई महारथी है जो बैच में आके बैठ गया बिना नोटबुक के, कल से नोटबुक ले आना, पहले बता रहा हूं। ठीक है, और ये सब लिख के रखना चाहिए नोटबुक के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, यस। कुरैशी बोलते हैं, साथ कहते हैं क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्या है, वो तो बड़ी लग रही है। अरे क्वेश्चन बैंक में क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा ना भाई, तो क्वेश्चन तो रहेंगे ना। फाइनल का क्वेश्चन बैंक के थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो रखना फर्ज बनता है ना।
हाँ, उसको चाहिए क्वेश्चन बैंक इतनी सी 100 पेज की है, बोलता है क्वेश्चन बैंक में क्या है, क्वेश्चन है भाई। चले एनीवेज आगे। अब अपना पढ़ने का अप्रोच कैसा रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, वी विल फोकस टुवर्ड्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एफआर है ना, अभी आपके अकाउंट जैसा नहीं रहा। अकाउंट्स में क्या है, सिर्फ क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, लेकिन अकाउंट्स में पता है एक सेक्शन था एएस करके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपके एफआर में सिर्फ और सिर्फ इंड एएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये इंड एएस क्या होता है वो मैं समझाऊंगा आपको, बट एफआर में जो आपके एएस में थे, जो आपके आईपीसी में था ना एएस, वैसे एफआर में सिर्फ और सिर्फ इंड एएस है, सिर्फ इंड एएस बराबर। तो यहां कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और कंसेप्ट चाहिए, वो मैं समझाऊंगा ना आपको, चिंता क्यों करते हो। तो यहाँ कंसेप्ट है, थियरी नहीं बोलने का, कंसेप्ट बोलने का, कंसेप्ट सुनने में अच्छा लगता है ना। हाँ, तो यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट्स है, तो उसको अपन एकदम बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। फिर समझेंगे, फिर उसके ऊपर अपन क्या सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर अपन ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मैं क्लास में सारे क्वेश्चन करवा दिया करूंगा, ठीक है, तो ध्यान रखना, जितना मैं करवाऊं उतना अच्छा अच्छा करके चले जाना, अच्छी तरीके से हम अपन पूरा कवरेज करने वाले उसके अंदर। और उसके अलावा समझ लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, अब अल्टीमेटली क्या है, रिटेंशन, जिसके लिए भी आपको मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि देखो समझ गया, प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन एग्जाम में याद आना चाहिए ना, तो वो याद भी मैं करा दूंगा आपको। टेक्निक ही ऐसी है कि आपको इतने बार रिवाइज कराऊंगा, इतने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको भूले कैसे, तुम चाह कर भी नहीं भूल पाओगे, है ना। चलो एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्ट में लेता रहूंगा। टेस्ट कैसे लूंगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बैच समझता हुआ चलेगा आपको, बट एवरी वीक, मतलब आप समझ लो एवरी वीक, एवरी 2 वीक्स में टेस्ट होता हुआ रहेगा रेगुलर बेसिस पे, चैप्टर वाइज 2-3 चैप्टर हुए जैसे भी हुए, हम टेस्ट लेते रहेंगे। उसके लिए इवैल्यूएशन हम सेशंस भी रखेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा ड्यूरिंग द कोर्स आपको समझ जाएगा, बट अपन रेगुलर टेस्ट भी लेते हुए रहेंगे, मैं ही लूंगा आपके लिए, आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम रिविजन सेशंस भी कंडक्ट करेंगे। और उसके अलावा सर अगर डाउट सॉल्विंग हमको करना है, तो डाउट सॉल्विंग के लिए मैंने ना आपके लिए एक स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, ठीक है। वैसे तो आप जो लाइव वाले वो लाइव में पूछ लेना, लेकिन आप लाइव वाले को बाद में डाउट आया या रिकॉर्डेड वाले को डाउट आया तो कैसे पूछोगे, तो मैंने एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप बनाया जिसपे सिर्फ आप ही आप हो, जिसपे सिर्फ आप हो बराबर। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेल में आ गया होगा। अगर आपको मेल में नहीं आया है तो जो गूगल ड्राइव का आपको एक्सेस मिला है उसमें मैं एक वर्ड फाइल क्रिएट कर दूंगा जिसमें टेलीग्राम का लिंक मेंशन होगा, तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना प्लीज, ठीक है। अभी जाके मत ज्वाइन करने बैठो, अगर नहीं मिला है तो वो वर्ड फाइल वैसे भी लेक्चर के एंड में क्रिएट करूंगा, तो वर्ड फाइल तभी वहां से आपको मिल जाएगा, या फिर आपको जो मेल आया था ना जहां सीरियल की वगैरह थी उधर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिला रहेगा, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, ओके। अरे यस और नो, यस ठीक है सर। डाउट सॉल्विंग टेलीग्राम पे ही होती है कि और बाकी जगह पे? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बैच मैं अपना नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम का आईडी भी शेयर कर दूंगा, पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, है ना, रिक्वायर्ड रहा तो कॉल भी कर सकते हो, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा सपोर्ट आपको मिलता है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो मेरे एंड से आपके लिए फ्री है, ठीक है। चलो इज दिस क्लियर टू एवरीवन यहां तक सबको? ओके परफेक्ट। अब मेरी आपसे क्या उम्मीदें हैं, होता है ना रिलेशनशिप में आते, देखो ऐसे समझ लो अभी अपन रिलेशनशिप में आ गए सब लोग, ठीक है, तो रिलेशनशिप में आते तो कुछ आप मेरे से उम्मीद रखोगे जो मैं फुलफिल करूंगा, कुछ मैं भी आपसे उम्मीद रखूंगा ना, है ना। तो सबसे पहला एक बात ध्यान रखना, आधे लोग को है ना पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आता है, सुबह उठने का मोटिवेशन नहीं आता है, सर सीए करने का मोटिवेशन नहीं आता है, तो एक बात ध्यान रखना, आपका है ना जब जिंदगी में वाई क्लियर होता है, वाई कि मैं कोई चीज क्यों कर रहा हूं, वाई, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, आप बोलोगे ऐसा क्या टाइम पास करो चालू करो, ध्यान रखना ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्लेमर देना, पहले थोड़ा बिल्डअप देना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना, तो ये सब बहुत जरूरी है, प्लीज सुन के ले लो। आपका जब जिंदगी में वाई क्लियर होता है ना, वाई कि आप कोई चीज क्यों कर रहे हो, तब जाके काम बनता है अपना, ठीक है। तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है आज के समय में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को सीए क्यों करना था, तो मेरी आर्थिक स्थिति, माई फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट दैट गुड, मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना था, अपने को समाज में चाहिए थी इज्जत, है ना, सीए बनने के बाद आएगा थोड़ा सा पैसा तो अच्छा भी लगेगा ऐसा, तो और है ना वो रीजन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके लिए कि आप सीए क्यों कर रहे हो। तो अब है ना आप सब लोग मुझे बताओगे कि व्हाट इज योर वाई, कि आपको सीए क्यों करना है, बताओ, ये बताओ कि है ना, जैसे है ना फॉर एग्जांपल आपको उठने में ना ये नहीं लगना चाहिए मैं सीए किसके लिए कर रहा हूं, भाई खुद के लिए कर रहे हैं, अपना जो वाई है ना उसको फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, बराबर। तो है ना आप सब लोग अपना वाई विजुअलाइज करोगे, पहले 1 मिनट लेकर चैट बॉक्स में मुझे बताओगे आपका वाई क्या है ना। इट कैन बी एज सिंपल एज जस्ट अर्निंग मनी, इट कैन बी एज सिंपल एज जस्ट मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड, इट कैन बी एज डिफिकल्ट एज सपोर्टिंग योर फुल फैमिली विथ योर इनकम, तुम समझ रहे हो क्या। तो जो भी हो, वो आधे लोग का तो रोकड़ा होता है, लेकिन वो फिर तुम्हारी नीड होनी चाहिए, शुड बी अ नीड। जितना स्ट्रांग होगा ना ये वाई,
उतना आपको मेहनत करने में आसानी होगी। जैसे मेरे केस में मेरे वाई बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है। मैं मतलब मुझे आपको बोलोगे ना कि 6 महीना अटेम्प्ट लेट हो जाएगा तेरा, तो मैं डर जाऊंगा फिर, क्योंकि मेरे लिए 6 महीना लेट से बनना बहुत मुश्किल था फिर उस केस में। तुम समझ रहे हो? तो अपना वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो आपका वाई क्या है मुझे आप बताओगे, और उसको आप अपने किताब के पहले पन्ने पे लिखोगे। जो भी किताब आपके पास है उसके पहले पन्ने पर। मैं तो बोलता हूँ, मैंने पता है क्या किया था, मेरा वाई मैंने हर सब्जेक्ट किताब के ऊपर लिख के रखा था, ताकि जब मेरा पढ़ने का मन ना करे, देखो ना याद है यार ये करना है। तुम समझ, जैसे कृष्णा ने कहा है गुड पैकेज, वर्षा ने कहा है मनी, है ना। वृंदा ने कहा है पापा का सपना है, सऊ ने कहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिल ने कहा है पेरेंट्स को प्राउड करेंगे, वर्षा ने कहा फ्रीडम चाहिए, तुषार ने कहा बेटर लाइफस्टाइल, सक्सेना ने कहा इंडिपेंडेंस, चेतन ने कहा मनी, जिल ने कहा आगे पैशन फॉलो करने के लिए पैसा चाहिए, साध ने कहा फैमिली खुद, और फैमिली में साथ जगह जाऊँ, डोंट वांट माई फादर टू वर्क। भाई कितनी अच्छी बात है ना, ऐसा फील कर पा रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है ना अभी ये चीज़ कि हाँ कुछ तो करेंगे ज़िंदगी में। यस। दिव्यंका ने कहा मेकिंग पेरेंट्स प्राउड प्लस फैमिली। यस, जैसे मेरे केस में एक और था कि जैसे मेरी वो थी, क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड थी उस समय पे, तो मुझे शादी करनी थी मुझे उससे। आज मेरी वाइफ है भाई तभी तो मेरे लिए वो रीजन स्ट्रांग था। मेरी वाइफ ने मुझे बोल दिया था, देख तो अगर तू सीए नहीं बनेगा ना, मेरे डैडी तुझे हाँ नहीं बोलेंगे, ऐसा। तो है ना, आप बोलोगे ये सर अभी गर्लफ्रेंड कहां से लाए, ए गर्लफ्रेंड नहीं लानी है, मैं बता रहा हूं, ऐसे 100 रीजन हो सकते हैं, राइट। क्या ध्रुव कहते हैं सर बिजनेस का स्कोप चेंज करना है, लोगों के लिए अच्छा करना है, कुछ फॉर पेरेंट्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आरिफ कहते हैं पापा वांट्स मी टू गेट गुड एजुकेशन, वेरी गुड। विशाल कहते हैं मेकिंग पेरेंट्स प्राउड, आई वांट टू बी अ टीचर टू, वेरी गुड विशाल। तुम समझ रहे हो क्या यार, तुम्हारे एम्बिशंस कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, है ना। आज फील करना उसको अंदर से, ठीक है। इट्स अबाउट दैट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। अपन ढूंढते ना बाहर मोटिवेशन, कोई मोटिवेट आके कर दे, नहीं यार। इट्स दैट इंटरनल मोटिवेशन, इट्स दैट इंटरनल जील विच विल ड्राइव यू टू स्टडी एवरी डे। तो तुम्हारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। आज आप अपने सब, हर एक पन्ने पे, मतलब हर किताब के, जो आपका हर सब्जेक्ट की किताब होगी, फर्स्ट पेज पर लिखना आपका वाई, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो आई गेस आपको ये चीज़ फील होती है, वो रोज़ फील करना, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट ये डिस्कस कर लिया। सेकंड, भरोसा रखना मेरे ऊपर। जब मैं कुछ बोलूँ ना कि इतना कर लो, ये कर लो, रिवीजन कर लो, तो मेरी बात मानना। देखो रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे मैं रिलेशनशिप के बड़े एग्जांपल देता हूँ, तो समझ के लेना वो चीज़। तो रिलेशनशिप में क्या होता है, ट्रस्ट नहीं हो, प्यार कितना भी हो, लेकिन भरोसा नहीं होता तो काम नहीं चलता है। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर। अब देखो, चुनने के पहले सोचना था कि आकाश कंदोई सही है कि नहीं, अब चुन लिया ना, अब मैं ही हूं तुम्हारे लिए जो भी हूं। तो मैं बोलूं तो मानना मेरी बात, ये नहीं कि 10 जगह जाके वो और जगह मुंह मार रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। जब मैं बोलूंगा ना, तुम्हारे अच्छे के लिए बोलूंगा, और जो भी बोलूंगा भरोसा रखना मेरे ऊपर। मैं तुम्हारे गलत कभी नहीं चाहूंगा, ठीक है। मुझे टीचिंग जिंदगी में एक ही बार, पहला मेरा आखिरी बैच नहीं बनाना है मेरे को, ये है ना। मेरे को बहुत जिंदगी में बैचेस लेने, तो मैं तुम्हारा कहीं बुरा नहीं चाहूंगा, ठीक है क्या। तो भरोसा रखना मेरे ऊपर, ट्रस्ट मी, है ना। ट्रस्ट करोगे ना मेरे ऊपर। चलो एनीवेज ध्रुव कहता गर्लफ्रेंड वाला रह गया था फैक्टर, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। ए क्या रे, चलो एनीवेज, चलो ठीक है। तो भरोसा रखना मेरे ऊपर, ओके, ट्रस्ट मी। उसके अलावा दिस इज एफआर। सर ये क्या रेसेंस बनने का मतलब पड़ा आपका, मतलब भाई एफआर है तो राइट एंड प्रैक्टिस करना। ये तुम्हारा थियरी नहीं है जो तुम देख कर करके याद कर रहे हो, उसको लिख कर प्रैक्टिस चाहिए। इसकी कहाँ कहाँ लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो सब बताऊंगा मैं, लेकिन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो लिख कर प्रैक्टिस करना, है ना। उसके अलावा मैं तो कहता हूँ थियरी सब्जेक्ट भी जो होता है ना, ऑडिट वगैरह, उसको भी लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए। बट उसकी बात कोई और फैकल्टी जैसे शुभम केसवानी सर ऑडिट में, वो बता देंगे आपको ऑडिट कैसे करना है। बट जब मैं एफआर की बात करूं, तो एफआर में आपको लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। उसके अलावा सेल्फ स्टडी डेली करना, जितना मैं पढ़ाऊँ। आज देखो, जैसे आज तो फर्स्ट डे, तो आज तो इतना हेवी कंटेंट रहेगा नहीं आपके पास, तो आज का कंटेंट तो 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, लेकिन बाकी जो भी मैं पढ़ाऊँ रिवाइज करके डेली बेसिस पे आना है। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 3 घंटे का लेक्चर होगा ना अपना, 7 से जो भी 10 तक जो भी लेक्चर होगा, हार्डली 20 से 30 मिनट्स मेरे को आपके चाहिए रिवीजन के लिए। घर से खुद रिवाइज करके आओगे। आज पढ़ाया, आज के आज उसको रिवाइज करना। लेक्चर के बाद करो, रात में सोने के पहले करो, कल उठने के बाद करो, कभी भी करो, मुझे नहीं पता, मुझे रिवीजन चाहिए। अगर आपने रिवाइज नहीं किया, मैं अगले दिन क्लास में एंट्री दूंगा ही नहीं। आप बोलोगे सर तो ऑनलाइन बैच है, आप कैसे एंट्री नहीं दोगे, ब्लॉक कर दूंगा। ब्लॉक तो वो करा करती थी, है ना, तो मैं भी तुमको ब्लॉक कर दूंगा। अगर रिवाइज करके नहीं आए हो, मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तुम अगले दिन आ ही नहीं पाओगे। तरह से ब्लॉक कर दोगे क्या, अरे ब्लॉक नहीं करूंगा, पर जो भी है तुम रिवाइज करे बिना मत आना प्लीज। अगर रिवाइज नहीं किया तो आना ही मत, आना ही मत, चले जाना।
तो रिवाइज डेली बेसिस पे करके आना है। मैं रोज आके सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि रिवाइज किया, और जिन्होंने किया वो एकदम बढ़िया बढ़िया यस यस करेंगे और तुम गिल्ट में फिर मरते बैठना। तो पहले बता रहा हूं, चुपचाप रिवाइज करके आना ताकि तुमको भी वो फील आई यस करने की, ठीक है? तो हंसो मत नहीं यार, ठीक है? चले एनीवेज, तो रिवाइज जरूर करके आना प्लीज डेली बेसिस पे, ओके। उसके अलावा कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, है ना? ज्यादा रोने धोने वाला माइंडसेट मेरे को चाहिए नहीं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट दैट एफआर इज इजी। आपको आपके शायद सीनियर ने बताया रहेगा एफआर बल्कि है, एफआर ऐसा है, एफआर तो बहुत लंबे घंटा चलता है, एफआर तो 6-6 महीना चलता है। कुछ नहीं चलता है 6 महीना भाई, ठीक है? पहले बता रहा हूँ, एफआर टाइम से कंप्लीट भी हो जाएगा आपका। जस्ट कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। कोई प्री नोशन मत लेकर आना मेरे पास में कि एफआर तो डिफिकल्ट लग रहा है, एफआर तो थियरी वाला है, एफआर तो ऐसा कुछ नहीं है। एफआर सिंपल है, एफआर स्कोरिंग है। हमारा टारगेट है मिनिमम 80, 85, 90 हम लाएंगे, खत्म कहानी। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, है ना? तो आप जब पॉजिटिव सोचोगे, जो सोचते हो वो हो जाता है। तो पॉजिटिव सोचना, तो पॉजिटिव होगा आपके साथ, ठीक है? ध्यान रखना। चलो चलो एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है हार्डवर्क। जैसे मैंने कहा डेली रिवाइज करना, क्लास में डेली आ जाना, तो उसके लिए मेहनत लगती है, ठीक है? सुबह उठने में लगती है मेहनत, तुमको भी लगती है, मुझे भी लगती है। मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, उठ के आ रहा हूं ना, मेहनत लगती है ना? तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत हर तरीके से करना, कभी मेहनत से कतराना मत, ठीक है? हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट। सेम अप्लाइज विद डिसिप्लिन। डेली बेस पे मतलब लेक्चर देखने यार तुमको। एक दिन लेक्चर देख के होशियारी मत मानना कि आज तो मेरे, अरे हाँ हाँ मिरेकल 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 चिल्ला के बोलेंगे, अरे आज तो लेक्चर बैठ लिया सुबह सुबह। ऐसा एक दिन करने से नहीं होगा। ये मिरेकल तब होगा जब आप डेली बेसिस पे डिसिप्लिन से रोज तमीज से 7 बजे आके बैठोगे। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो रोज रिकॉर्डिंग टाइम से चलाओगे। ऐसा नहीं कि एक दिन देखा फिर बोले अरे हाँ हाँ मिरेकल, फिर बोले 10 दिन पढ़ ही नहीं रहे। वैसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। तो मैंने हार्डवर्क और डिसिप्लिन से क्या होगा आपका, डेली लेक्चर अटेंड करोगे और डेली रिवाइज करोगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, ठीक है? ध्यान रखना। उसके अलावा कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे मैंने बताया हार्डवर्क डिसिप्लिन एक दिन मत लगाना, डेली बेस पे आपके सीए बनने तक रोज लगाना है आपको, क्योंकि इससे आपकी लाइफ सुधरने वाली, किसी और की लाइफ सुधरने वाली नहीं है। हार्डवर्क डिसिप्लिन डेली अटेंडेंस कंसिस्टेंसी ये सब कंसिस्टेंटली करना आप, ठीक है? बस। उसके अलावा टेंशन लेना मत, ठीक है? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, और मुझे देना भी मत, ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। भाई है ना, भाई तुम्हारा भाई हूं मैं, ठीक है? छोटा भाई बड़ा भाई जो बोलना है बोल लो। भाई आया है, सब करा के जाएगा। सलमान भाई की बात नहीं कर रहे, सलमान भाई नहीं है इधर। तो भाई आया है, सब करा के जाएगा ना, तो मैं सब करा दूंगा आपको, ठीक है? भरोसा है भाई पे? तुमको भाई पे भरोसा है, मुझे भगवान पे भरोसा है, ठीक है? सब हो जाएगा। चलो एनीवेज, तो ये सब बातें प्लीज ध्यान रखना, वाई क्लियर रखना, ठीक है? ध्यान रखना, ये क्लियर होगा ना ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें सही हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि आपको मेरी बातें यहां तक समझ आ रही है क्या? जल्दी से बताओ, यस और नो, फटाफट से, और है ना? टाइप करने में पूरा मेहनत मत करो। वाई लिखोगे तो भी चलेगा, वाई का मतलब यस, एन का मतलब नो, है ना? वाई ई एस नो। चलो, तो तुमको यहां तक समझ आया मैंने क्या बोला? यस और नो। यस नेहा कहती है यस ए के ब्रो परफेक्ट। पक्का समझ आएगा तुमको। और अरे भाई टेंशन मत लो, ठीक है? पहले 1-2 दिन आपको लगेगा मेरी टीचिंग से यूज टू होने में, होता है ना आइस ब्रेकिंग, तो आइस ब्रेकिंग हो जाएगी 1-2 दिन में। फिर आप ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाओगे मेरे से, फिर तो बैच में जो मजा आएगा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, तुमको बैच में जो मजा आएगा ना, तुम तरसोगे सुबह 7 बजने के लिए, इतना तुमको मजा कराऊंगा मैं। और साथ में पढ़ाई भी कराऊंगा अच्छे तरीके से। परफेक्ट है महक, भूपेंद्र, ध्रुवी, गंगा सही है, पिंटू सही है, दिव्या सही है, निशिका सही है, अभिषेक। देखो एक लेटर लिखने में आसान लगता है ना, यस वैसे लिखेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार, मजेदार हो गया, ठीक है? चलो अब काफी बातें कर ली हमने किसके बारे में, कैसे करना है, क्या करना है, हमको क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, मुझे, ठीक है? ये सब चीजों की बात कर ली। अब बात करते हैं इस सब्जेक्ट की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना? ध्यान रखना, अब इसका नाम अकाउंट्स नहीं है। आप देखना 11th-12th में अपन बुक कीपिंग पढ़ते थे, है ना? फिर सीपीटी आईपीसीसी में अपन अकाउंट्स पढ़ते, अकाउंट्स नाम से ज्यादा फेमस था ना, है ना? अकाउंट्स, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंट्स, वैसा। अब फाइनल में आके इसका नाम हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अब ये नाम अकाउंटिंग से रिपोर्टिंग कैसे हो गया? क्योंकि जब आप फाइनल में आते हो ना, तो आप इंडेस पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स आपको अकाउंटिंग नहीं सिखाता है, वो बोलता है कि आपको अकाउंटिंग तो आती है, डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, वो आपको आता है। यहां इस चीज को प्रेजेंट कैसे करना है, इन चीजों में क्या चीजें प्रेजेंटेड होनी चाहिए, क्या चीजें रिपोर्टेड होनी चाहिए, वो आपको सिखाता है। इसलिए इसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपने बुक्स मेंटेन कर ली, आपने अकाउंट्स बना लिए, अब इन सबको रिपोर्ट कैसे करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, किस फॉर्मेट में रिपोर्ट करेंगे, वो सिखाता है फाइनल। इसलिए इसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
इसलिए इसका नाम अकाउंटिंग नहीं रहा। ये आपको वो नहीं बोलेगा आप चलो वो निकाल के डेबिट मार के दिखाओ, क्रेडिट मार के, ऑफकोर्स अपन वो सब करेंगे, बट बाय डिफॉल्ट इट इज प्रिज्यूम कि अपन वो किए ना, बचपन से करते आ रहे हैं ना। आज हम रिपोर्टिंग सीखेंगे ये सब चीजों की, ध्यान रखना, ठीक है। और लिखना स्टार्ट कर देना। यस, प्रियांश ने पूछा लिखे क्या, लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम कैसे पड़ा आपको मैंने थोड़ा आइडिया दिया, आपको कोई पूछने नहीं वाला एग्जाम में, ठीक है, बट थोड़ा ज्ञान होना चाहिए अपने को। उसके अलावा सर सिलेबस में क्या रहने वाला है, तो आपके एफ आर, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एफ आर बोलूंगा, ठीक है, एफ आर, और मैं ऐसे हैशटैग बोलता हूं एफ आर विथ ए के आपको ऊपर लिखा हुआ भी दिखेगा इधर, एफ आर विथ ए के, इसका मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओनली विथ ए के मतलब आकाश कंदोई। अच्छा आपने सर आपने बारे बताया नहीं, मेरे बारे में क्या करोगे जान के, मेरे बारे में पूरे बैच में आपको बताऊंगा मैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अभी जान लो, माय नेम इज सी आकाश कंदोई, सीए बोला तो मैं सीए हूं, एंड आई टीच द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर मोर देन 4.5 years, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी पढ़ाऊंगा अच्छा पढ़ाऊंगा। चलो, तो ये एफ आर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, और एफ आर विथ एक, ऐसा ध्यान रखना। चलो, अब इसका सिलेबस में क्या है, 35 इंडेसेस है, जानना जरूरी है अपने सिलेबस में क्या क्या है। सो देर आर 35 इंडेसेस अप्रोक्सीमेटली टिल नाउ, और 3 से 4 है आपके मिसेलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। 3 से 4 आपके लिए क्या है, मिसेलेनियस टॉपिक्स है। तो वो 3-4 टॉपिक्स तो मिसेलेनियस है। सर पहले 35 इंडेस के बारे में बताओ, ठीक है। तो अपन पहले डिस्कस करते हैं व्हाट अबाउट दिस 35 इंडेसेस। तो मैं ये सारे 35 इंडेस को पहले 2 पार्ट में बांट देता हूं। तो आप भी पेन पेपर लेके बैठना भाई, पेन पेपर मतलब सिर्फ पेपर नहीं, किताब लेकर बैठना, पहले बता रहा हूं, किताब चाहिए मुझे, लिखना मेरे साथ साथ में, ठीक है। तो 35 इंडेस को मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूं, एक जिसको मैं बोलता हूं बिग प्रैक्टिकल इंडेस, एक जिसको हम कहते हैं बिग प्रैक्टिकल इंडेस, और दूसरे वाले को हम कह सकते हैं स्मॉल इंडेस। पहले वाले को कहेंगे बिग प्रैक्टिकल इंडेस, दूसरे वाले को कहेंगे स्मॉल इंडेस, ठीक है। अब ये जो बिग प्रैक्टिकल इंडेस है, इसमें टोटल ऐसा मान लो देयर आर टोटल 12 इंडेसेस, 35 में से 12 इधर है, और इनका वेटेज होता है एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 50%। इसका एग्जाम में वेटेज अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 50% होता है। अब ये 12 में कौन सा आता है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 35 में से 12 आ गए बिग में, तो स्मॉल में कितने बचेंगे, 23 इंडेसेस। अब ये 23 इंडेस का जो बैलेंस 50% वेटेज है वो होता है। सर फिर ये 3-4 टॉपिक का वेटेज कितना है, यहां 50 यहां 50, तो इसका कुछ वेटेज नहीं है क्या, वो इसमें ही पकड़ लेना स्मॉल इंडेस के अंदर, ठीक है। तो इसका वेटेज है बैलेंस 50%, ठीक है, ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, ओके, आपको अप्रोक्सीमेटली। अब ये जो 50% वाले टॉपिक्स है ना, जो ये बिग प्रैक्टिकल इंडेस है ना, ये हर एग्जाम में कंपलसरी आते ही आते हैं, ये सारे के सारे इंडेस हर एग्जाम में पूछते हैं वो, है ना, कम्स इन एवरी अटेम्प्ट, कम्स इन एवरी अटेम्प्ट, ये आना कंफर्म है, एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें कौन से टॉपिक आते हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, ठीक है। विच ऑल टॉपिक्स आर फॉलोइंग अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है विद द नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट टॉपिक इज इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इस टॉपिक में टोटल 3 इंडेसेस आर कवर्ड, दैट इज इंडेस 32, इंडेस 107 एंड इंडेस 109, ये 3 इंडेस कवर्ड है। अच्छा एक और चीज, काफी लोग बोलेंगे सर हमको तो चैप्टर के नाम और इंडेस का नंबर आते ही नहीं। अरे तुमको किसी ने सिखाया गया, तुमको सिर्फ लिखने बोल रहा हूं मैं। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो दिस प्रायर, और आपको भी रट्टा नहीं मारना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 32 ऐसा रट्टा मत मारना बैठ के। मैंने रट्टा मारने बोला नहीं, जब ये टॉपिक वगैरह पढ़ने जाओगे ना, मेरी गारंटी है जब जैसे बैच प्रोग्रेस होगा, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे आपको सबके नाम नंबर अलोंग विद कंटेंट सब याद रहेगा। तो आपको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब इसे लिखा रहा हो तो लिख के ले लो, डोंट फील अनकंफर्टेबल कि सर मेरे को तो आता ही नहीं। अरे किसी को नहीं आता है, सिर्फ लिख रहे हैं हम अभी, ठीक है, चिंता मत करना, ओके। तो फर्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें 3 इंडेस कवर्ड रहेंगे, इंडेस 32, इंडेस 107 और इंडेस 109, ठीक है। चलो उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, जिसको हम प्यार से बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बीसी भी बोल सकते हो, बीसी, बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक काम, तुम बीसी मत लिखो, तुम खीकी कुकू करोगे, फिर तुम बिजनेस कॉम्बिनेशन लिखो, नहीं, बीसी मत लिखो तुम, ठीक है, तुम फालतू चैट बॉक्स में शुरू हो जाओगे।
तो बीसी क्या है, ये होता है ना बच्चे लोग स्कूल में जब पढ़ते हैं नया टॉपिक तक कैसे कुछ भी मतलब निकालते हो, तुम बिजनेस कॉम्बिनेशन ही लिखो, ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसके अंदर कवर्ड है एक इंडेस, दैट इज इंडेस, हंसो मत तुम लोग, ठीक है, इंडेस 103 कवर्ड है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद द थर्ड टॉपिक इज कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको आप प्यार से बोलते हैं सीएफएस, सीएफएस बराबर, जिसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं, सीएफएस। सर बीसी भी ठीक ही है, तुम जो बोलो लिखो चुपचाप, बीसी भी ठीक ही है, हाय बड़े। सीएफएस के अंदर टोटल देयर विल बी हाउ मेनी इंडेस, देख लो इंडेस, सीएफएस की बात करो 27 आता है, उसके अंदर 110 आता है, 111 आता है, 27 आता है, सॉरी 27 तो अपन लिख चुके हैं, सॉरी 111 आता है, 112 आता है और 28 आता है। मतलब एक टॉपिक में कितने इंडेक्स कवर्ड, 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस कवर्ड। सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक होगा। अरे डोंट कम टू एनी कंक्लूजन, इट इज वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, जस्ट कीप ऑन राइटिंग। तो सीएफएस में टोटल 5 इंडेक्स कवर्ड होते हैं। इसका मतलब जब मैं कहता हूं ना देयर आर 12 इंडेक्सेस, तो 12 इंडेक्स का मतलब 12 चैप्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट चैप्टर में 3 टॉपिक ऑलरेडी, 3 इंडेक्स ऑलरेडी कवर्ड हो गए, थर्ड वाले में 5 इंडेक्स कवर्ड हो गए, ऐसा ध्यान रखना। तो 12 इंडेक्स डजंट मीन 12 टॉपिक्स, इट मींस किसी टॉपिक में मल्टीपल इंडेक्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लिखा, बिजनेस कॉम्बिनेशन लिखा, सीएफएस लिखा, है ना। उसके बाद फोर्थ टॉपिक इज शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट। पता है आपके बचपन में होता था ईसॉप, अरे बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, वो ईसॉप जो एग्जाम में आता था तो हम खुश होते थे कि अरे ये तो इजी है, यही तो करके गए हैं, यही तो पूछना चाहिए था, वैसा। तो उस ईसॉप का यहां नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। इसके ऊपर एक इंडेक्स है, इसको प्यार से बोलते हैं इंडेक्स 102, इसको बोलते हैं प्यार से इंडेक्स 102, ठीक है। उसके बाद है अगला टॉपिक, दैट इज इंडेक्स 115, इट इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू, जब कोई भी कंपनी रेवेन्यू कमाती है तो वो कैसे उसको बुक करेगी। और द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडेक्स 116, दैट इज लीजेस, जो आपके एएस में एएस 19 था, ठीक है, उसमें इंडेक्स में इंडेक्स 116 है। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं कभी कभी ऐसे आईपीसीसी के टॉपिक्स का आपको रेफरेंस दूंगा, बट जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं आपसे 1% की भी कोई उम्मीद नहीं रखता कि आपको कुछ याद होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच अज्यूमिंग दैट यू डोंट इवन नो एफआर का एफ, और आपको आईपीसीसी से कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आपने पढ़ा, आईपीसी सीपीटी वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं आपको वैसे समझ के पढ़ाऊंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट मैं कभी रेफरेंस दूं, जिसको याद रहेगा उसके लिए अच्छा हो जाएगा, जिसको नहीं रहेगा कोई बात नहीं, थोड़ा नया सीख लेंगे। हाँ, तो अब देखो टोटल कितने इंडेक्स बताए थे मैंने, 12 इंडेक्सेस, 12 इंडेक्स खत्म हो गए। कैसे? पहले टॉपिक में 3 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12। इसका मतलब 12 इंडेक्स में कितने टॉपिक है, 6 टॉपिक। ये 6 टॉपिक हर एग्जाम में आते हैं, हर बार पूछते ही पूछते, ऑलमोस्ट ऑल द केसेस में। कभी कभी होता है कि एक का टॉपिक शायद ना पूछे या ऐसा कुछ ना पूछे, बट मैक्सिमम केस में एवरीथिंग इज टेस्टेड इन एग्जाम, है ना, ये तो आता ही है। तो सर सिर्फ इतना कर ले, हाँ अपना टारगेट 50% मार्क्स है क्या? डू वी नीड टू अचीव ओनली 50-55 मार्क्स? नहीं ना, हमको तो कितना 80-90 चाहिए ना, तो करना सब होता है, लेकिन एक मालूम होना चाहिए ना कि कहाँ से कितना मार्क्स का पूछता है, कहाँ से पक्का पक्का आता है, ऐसा। तो आप ये सब निकाल के मत बैठना कि सर फिर करते ही नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, करना अपने को सब है, सिर्फ बता के रख रहा हूं आपको मैं, ठीक है। यस, हाँ ऐसे ही समझाना कि हमको कुछ आता नहीं, हम पैसे वैसे देकर पास हो रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ऐसे समझाऊंगा, चिंता मत कर। ये ध्रुव बड़ा मेरे को वो लग रहा है, मस्त आदमी लग रहा है, चलो एनीवेज। हाँ, तो ये था बिग इंडेक्स के बारे में। लिखा आपने सबने? लिखा गया यस और नो? ये वाई करके लिखो, लिख के होगा तो लिखो वाई करके, लिखा, परफेक्ट। चलो अब आता है स्मॉल इंडेक्स। स्मॉल इंडेक्स में कितने हैं? 23 इंडेक्स। अब एक एक का नामकरण नहीं करते बैठेंगे, वो जब आएगा तब पढ़ लेंगे। सिर्फ इतना बताना था इसका वेटेज कितना है, बैलेंस 50% है, ठीक है। नामकरण करते बैठना मत अभी उसका, वो ठीक है, उसमें बैलेंस 23 इंडेक्सेस है, वो एज एज हमें नाम आएंगे तो अपन पढ़ लेंगे क्या आता है। उसके लिए मैंने क्या बताया, 3 to 4 देर आर सम मिसलेनियस टॉपिक्स ना, है ना, देर आर सम मिसलेनियस टॉपिक्स। तो उसके से नाम लिख के रखो, आपको समझेगा नहीं वो क्या क्या है, बट सिर्फ लिख के रखो, सिर्फ लिख के रखो, ठीक है। सबसे पहला
मिसलेनियस टॉपिक्स। अब उसका भी पूरा नामकरण करने का जरूरत नहीं, बट जो बेसिक बेसिक बता देता हूं। उसमें पहला आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो चाहिए तो फुल फॉर्म लिख सकते हो आप। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एक्चुअली ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको तब करने होते जब आपका पूरा एफआर पढ़ के होगा हो, क्योंकि इसके अंदर पूरे एफआर का नॉलेज चाहिए, राइट। तो ये तब करना है जब आपका पूरा एफआर एक बार पढ़ के हो जाता है। तो है ना, दो टॉपिक है। उसके अलावा देयर विल बी फ्यू थियरी टॉपिक्स, है ना, 2 से 3 देयर विल बी थियरी टॉपिक्स, है ना। वो कौन से रहेंगे, क्या रहेंगे, या जब करेंगे अपन देख लेंगे। उसके अलावा शायद ऐसा भी पॉसिबल है कुछ 3-4 इंडेस के लिए, फॉर 3-4 इंडेसेस we might need to study difference between AS and Ind AS। सब इंडेस के लिए नहीं करना, ये कुछ 3 to 4 इंडेस के लिए। वो कौन से होंगे जब वो इंडेस आएंगे तब बता दूंगा, बट लिख के रखना जरूरी है इनिशियली। तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो अपने को अलग से पढ़ने हैं वो है एनालिसिस ऑफ एफएस और फ्रेमवर्क, 2-3 थियरी टॉपिक होंगे, और 3 to 4 ऐसे इंडेसेस जिसके बारे में अपने को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एएस एंड इंडेस। वो कौन से हैं जब आएंगे तब मैं आपको बता दिया करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सर ये वाला थियरी में क्या रहेगा? अरे वो एक्चुअली इसमें पता है क्या रहेगा थियरी वाले में, वो टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग, वो सब टाइम पास रहने वाला है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बहुत बेसिक बेसिक चीज रहेगी। एथिक्स विद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में एथिक्स क्यों होना चाहिए, वैसा वो सब रहेगा। तो वो 2-3 थियरी टॉपिक रहेंगे आपके लिए। तो ये रहते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, कुछ लिख के रखो छोटे से, बस और कुछ नहीं। ये सब लास्ट में करना होता है अपने को, पहले नहीं करना है, ठीक है। लास्ट में मतलब जब अपना एफआर पढ़ के हो जाएगा तब। क्या सब लोग सिलेबस से रूबरू हुए? रूबरू इन द सेंस, आर यू कंफर्टेबल विथ अ बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द सिलेबस, कि अपने को बेसिकली पढ़ना सब इंडेस ही है और कोई टॉपिक है ही नहीं इसके अंदर, सब कुछ इंडेस से लिंक्ड है। कोई टॉपिक का नाम भी है तो भी वो इंडेस ही अल्टीमेटली। तो इंडेस पढ़ना है, और लास्ट में जब सारे इंडेस पढ़ लेंगे तो इसके इंटरलिंकेज से अपने को 3-4 टॉपिक पढ़ने मिसलेनियस वाले, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यस सर न्यू सिलेबस में भी सेम रहेगा क्या? भैया न्यू सिलेबस ही है ये तो एफआर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, तो दिस इज द न्यू सिलेबस ओनली जो आपको बता रहा हूँ मैं आपको पुराना वाला कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, एवरीथिंग इज न्यू। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। चलो, इज दिस क्लियर क्या? अरे यस और नो? यस, परफेक्ट, बहुत ही शानदार, जानदार, मजेदार। अच्छा, वन मोर थिंग, व्हेन आई एम सेइंग ना दैट यू नीड टू राइट, तो लिखना। कोई भी अगर शाना बना कि मैं तो नहीं लिखूंगा सर, तो ये बोर्ड नोट डालेंगे ना तो मैं जेरोक्स ले लूंगा, आई विल नॉट मेंटेन नोट्स, एग्जाम में क्या जेरोक्स चिपका क्या होगे क्या? लिखने का आदत डालो। यू विल हैव टू मेंटेन योर ओन कॉपी, वरना मैं नोट्स डालने छोड़ दूंगा। मैं वैसे गूगल ड्राइव पे नोट्स अपलोड करूंगा, लेकिन दैट नोट्स ओनली शुड बी फॉर रेफरेंस पर्पस, कि चलो मेरे क्लास में कुछ मिस आउट हो गया था तो मैं घर पे बैठ के कॉपी कर लूंगा। मैं पहले बता रहा हूं, कोई शान पट्टी मत करना। समय है, प्लीज लिखो। अभी तुम्हारे पास समय है, होगा, अभी लिख सकते हो। अगर समय का कंस्ट्रेंट है तो समझ में आता है, अभी कोई समय का कंस्ट्रेंट नहीं है तुम्हारे पास, यू हैव द टाइम, प्लीज राइट, प्लीज राइट ऑन योर ओन, ध्यान रखना प्लीज, पहले बता रहा हूं, ओके। कोई शायरा नहीं बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, गैलरी में सेव करेंगे। गैलरी में आज तक तुमको कुछ मिला है क्या जिंदगी में? हाँ, तुम्हारे फालतू चीजों के अलावा। तो प्लीज वो टाइम पास मत करना, लिखना बैठ के। लिखो, लिख के हो गया ये सब? लिखा ना ये? ओके कूल, चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब अपन ने सिलेबस वगैरह समझ लिया, अब अपन थोड़ा चालू करते हैं इंडेक्स के बारे में पढ़ना, है ना। बहुत ज्ञान दे दिया सर आपने, बहुत सिलेबस बता दिया, अब पढ़ाओ इंडेक्स के बारे में। लिखना, ठीक है, पहले बता रहा हूँ लिखना, हाँ ध्यान रखना। चलो, किसने लिखा है वेदर आर वीडियो इज शोइंग? नहीं, मुझे आप नहीं दिख रहे भाई, और नहीं नहीं दिखोगे बेटर ही है ठीक है, चलो, नहीं नहीं मुझे आप नहीं दिख रहे, मुझे आपको सिर्फ चैट दिखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। दूसरों के मैसेज हमको शो नहीं होते क्या? कल से आपको सबके मैसेज दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी नया। चलो, तो लिखते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू इंडेस, लिखो। अच्छा, इंडेस का फुल फॉर्म वगैरह आपको सब मैं बताऊंगा अभी तक, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंडेस। अब इंडेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडेस का फुल फॉर्म होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडेस का फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सर बाल सेट कर लो, आपके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आ रहे हैं, हाँ क्या?
अरे वो अभी सेट नहीं हो रही है, मैं शैम्पू किया था तो बाल बैठ जाते हैं। क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग, ध्यान दो इधर। हाँ, इंट्रोडक्शन टू इंडेस। इंडेस का फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये इंडेस कहाँ आए, कैसे आए, वो सब अपने को थोड़ा बहुत बेसिक जानना जरूरी होता है, ठीक है, काम आएगा अपने को, क्योंकि जो चीज पढ़ रहे वो कहाँ से इजाद हुई, कैसे इजाद हुई, अपने को थोड़ा मालूम होना चाहिए। अब सुन लो, ये जो इंडेस है ना, इंडेस, इंडेस आए है फ्रॉम IFRS। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी समझने का ट्राई करना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी समझने का ट्राई करना। पहले हम एएस फॉलो करते थे, है ना, हम एएस फॉलो करते थे, और पूरा गांव, पूरा देश मतलब बाकी कंट्रीज IFRS फॉलो करती थी। अब जब भी हम बाहर गांव से लोन लेने जाते थे, दोस्ती करने जाते थे, बोलते ना ग्लोबलाइजेशन, तो उनको तो हमारे फाइनेंशियल समझ आते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे तो एएस के बेस के ऊपर थे, और उनको समझ आता है IFRS। तो हमने बोला अगर हमको ग्लोबल जाना है, इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया की अकाउंटिंग को ग्रो करना है, कंपनी को ग्रो करना है, तो हमारे फाइनेंशियल उन कंट्री के समझ में आने चाहिए। तो हमने बोला हमको भी IFRS जैसा कुछ बनाना चाहिए। तो दो तरीके थे, या तो IFRS को ही फॉलो कर लो, या फिर IFRS देख देख कर खुद का कुछ बना लो। अब इंडिया है ना, ये तो नहीं कह सकता कि IFRS फॉलो कर लेगा। तो हमने क्या किया, इनसे इंस्पिरेशन लेकर अपने नए स्टैंडर्ड्स बनाए, उसको बोलते हैं इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनसे इंस्पिरेशन लेकर, छापा नहीं है, उनने देखो ना कितने, कॉपी नहीं किया है, इंस्पिरेशन लिया है ना। जैसे अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रीतम जी लेते रहते इंस्पिरेशन, बाहर गांव से इंस्पिरेशन ले रहे, पता नहीं कितना इंस्पायर हो रहे, छाप ही रहे, पूरा अपना पूरा बॉलीवुड इंस्पिरेशन पे चल रहा है ना। वैसे ही अपने इंडेस ने क्या लिया, इंस्पिरेशन लिया IFRS से, ठीक है। चलो, अब IFRS में कैसा था सुनना, अब मैं आपको समझाता हूं इंडेस की नंबरिंग कैसे होती है, ठीक है। अब IFRS में टोटल दो तरह के स्टैंडर्ड्स आते हैं। IFRS में टोटल आते हैं दो तरह के स्टैंडर्ड। ध्रुव ने बोला फर्स्ट कॉपी, एकदम सही बोला, ठीक है, सुनना, फर्स्ट कॉपी ये इंडेस। हाँ, तो IFRS में टोटल दो तरह के स्टैंडर्ड्स आते हैं। अच्छा, IFRS का फुल फॉर्म क्या है वो भी लिख लेते हैं अपन। IFRS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS का फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसको बोलते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। वो बोलता है ना, फिर हेरा फेरी मूवी देखिए, ITUS है, इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, ऐसा। तो ये IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो IFRS में टोटल दो तरह के स्टैंडर्ड्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं IAS और एक होते हैं IFRS। IAS का मतलब, IAS का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IAS का फुल फॉर्म, सर ये तो आप धड़ाधड़ नया नया टर्म्स दे रहे हो, ये तो समझ के बाहर जा रहे हैं। अरे सिंपल है, सुन लो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब IFRS के अंदर दो तरह के फॉल करते हैं स्टैंडर्ड्स, एक है IAS और एक IFRS। सर ऐसा दो दो क्यों फॉल कर रहे हैं, एक्चुअली पहले 1990 से IAS थे, पहले यही थे, पहले ये नहीं थे। तो ये कैसे थे पता है क्या, पहले IAS चल रहे थे, 1 थे, 2 थे, 3 4 5 6 7 ऐसे चल रहे थे बहुत सारे, ठीक है। IAS एकदम आदम बाबा के जमाने के, पुराने पुराने जमाने के चल रहे थे। तो अब हुआ क्या, इन्होंने भी सोचा, भार्गव वाले ने सोचा कि ये IAS तो बड़े पुराने हैं, तो इनको भी रिन्यू करना पड़ेगा, रेनोवेट करना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ कुछ IAS रिवोक करना शुरू किया, जैसे ना IAS 3 4 5 6 इन्होंने रिवोक कर दिया। और जब रिवोक किया, और ये सोचा भार्गव वालों ने, ये सोचा बाहर कंट्रीज वालों ने कि कुछ नया इशू करते, तो इन्होंने जो भी नया इशू किया वो IFRS के ब्रांड नेम में इशू किया। जैसे 3 रिवोक किया तो 3 के बदले IFRS 1 इशू किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है बट एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे 4 रिवोक किया तो 4 के बदले में IFRS 2 का जन्म हुआ, ऐसे। तो पहले IAS चल रहे थे, जो IAS ठीक चल रहे थे उनको कैंसिल ऑफ नहीं किया, तो उनको IAS में ही रखा, और जो IAS खराब चल रहे थे उनको कैंसिल ऑफ किया और उनके बदले IFRS इशू करा। तो इसलिए बाहर गांव के स्टैंडर्ड्स में दो तरह के स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक है IAS और एक है IFRS। दोनों को IFRS के ग्रुप में गिना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला यहां तक, यस, ठीक है। तो अभी IAS भी चल रहा है, अभी IFRS भी चल रहा है। एग्जांपल देता हूं, जैसे अपना जो IAS 1 है दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो अपना IFRS 1 है वो है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस, ऐसा। तो जहां जहां गलती लग रही थी इंडेस में या पुराना लग रहा था उसको रिवोक किया, नया इशू करा,
एकदम सिंपल। अब हमने ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए इंड एस के अंदर। हमने क्या किया, हमने ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए इंड एस के अंदर। अब इंड एस में नंबरिंग कैसे करी, सुनना, इंड एस में भी नंबरिंग कैसे करी। नंबरिंग हमको थोड़ी सिमिलर रखनी थी, जो आईएफआरएस की नंबरिंग है ना, सिमिलर रखनी थी। तो नंबरिंग कैसे रखे, तो इंड एस में हमने शुरू किया इशू करना इंड एस। जो आईएएस 1 था ना, जो आईएएस 1 था उसको हमने बोला इंड एस 1। जो आईएएस 2 था, आईएएस 2, उसको हमने बोला इंड एस 2। अब 3 4 5 6 तो रिवोक हो गया, तो वो नहीं रहा। अब जो आईएएस 7 है वो क्या बनेगा, इंड एस 7। मतलब जो आईएएस के नाम से थे ना, आईएएस के नाम से आईएएस 1 बिकम्स इंड एस 1, आईएएस 2 बिकम्स इंड एस 2। तो ये सारे आईएएस थे जो आपके इंड एस बनते हुए चले गए। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं जो आईएफआरएस 1 था, जो आईएफआरएस 1 था उसका नंबरिंग कैसे करें। अब आईएफआरएस 1 को भी आप इंड एस 1 नहीं कह सकते ना। अगर आप इसको भी इंड एस 1 कह दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि इंड एस 1 आईएएस 1 है कि इंड एस 1 आईएफआरएस 1 है। तो इन्होंने समझदारी लगाई, इन्होंने बोला जो भी आईएफआरएस वाले स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे जो आईएएस थे उसको तो 1 2 7 सेम रखा। जो आईएफआरएस है ना, अगर कोई चीज आईएफआरएस 1 है तो हम उसको बोलेंगे इंड एस 101, हम उसको 100 की सीरीज में शुरू करेंगे। अगर कुछ आईएफआरएस 2 है, कुछ आईएफआरएस 2 है तो हम उसको बोलेंगे इंड एस 102, ऐसा। तो आईएफआरएस वाली सीरीज को उन्होंने हंड्रेड्स में इशू करना शुरू करा। तो मैं बोलूं नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर आउटसाइड ग्लोबल कंट्री ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि जो इंड एस 1 है वो आईएएस 1 है, जो इंड एस 101 है वो आईएफआरएस 1 है। इस तरीके से इशू करना शुरू करा। क्या तुम्हारे भेजे में ये बात जाती है क्या, मैंने क्या बोला आपको? अरे यस और नो, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस। तो अब मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, फॉर एग्जांपल चलो मुझे एक और बताओ, जैसे आईएफआरएस 1 हो गया, 2 हो गया, सपोज कुछ आईएफआरएस 3 है। अगर कोई चीज आईएफआरएस 3 है तो वो इंड एस में क्या होगी, वो इंड एस 3 होगी या इंड एस 103 होगी, जल्दी से बताओ। परफेक्ट आंसर सर, वो आईएफआरएस में है ना, तो वो अगर आईएफआरएस 3 है तो वो इंड एस में होगी, वेरी गुड, 103। मैं बोलूं वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो। देखो आपने भी एक बार में पकड़ लिया ना अभी कि सर आईएफआरएस 3 है तो 103 हो गया। अच्छा, मैं बोलूं चलो अगर वो आईएएस 8 होता, आईएएस 8, तो फिर अपने इंड एस में क्या होता, फिर आप बोलते सर अपने इंड एस में वो होता इंड एस 8, पकड़ा ना फटाक से, वो क्या होता इंड एस 8 होता उस केस में। सिंपल हो गया। तो तुमको समझा नंबरिंग सिस्टम कैसा है। तो यू विल फाइंड फ्यू इंडेक्स जो 1 2 3 32 33 वैसे है, और यू विल फाइंड समथिंग जो 101 102 103 है। तो 101 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर आर मोर देन 100 स्टैंडर्ड्स, नहीं, कुछ 1 2 3 4 ऐसे वाली सीरीज में चल रही है और कुछ 101 102 103 के सीरीज में चल रहा है ऐसे। वेरी गुड रचना, मिफ्ता, ज्योति, मानसी, निशिका, अभिषेक, दृष्टि, निखिल, वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ में आया कैसे करना है? यस। तो ये हो गया नंबरिंग पैटर्न। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, हमने आईएफआरएस एज इट इज एडॉप्ट नहीं किया, हमने इनको देखकर इंस्पिरेशन लिया और अपना इंडेक्स बनाया। तो हमने क्योंकि उनसे सिर्फ इंस्पिरेशन लिया है तो हमारे इंडेक्स को हम प्यार से, पता है क्या बोलते हैं, हम प्यार से बोलते हैं वी आर आईएफआरएस कन्वर्ज्ड। क्या बोलते हैं हम प्यार से, वी आर आईएफआरएस कन्वर्ज्ड। हमने आईएफआरएस अडॉप्ट नहीं किया, इंस्पिरेशन लिया है ना, फर्स्ट कॉपी। तो वी आर आईएफआरएस कन्वर्ज्ड। इंडेक्स कैसे बनाए, आईएफआरएस को कन्वर्ज करके, आईएफआरएस को थोड़ा सा ट्वीक करके अपने हिसाब से अपन ने बना लिए। ठीक है, तो क्योंकि इंडेक्स और आईएफआरएस सेम नहीं है ना, क्योंकि इंडेक्स आईएफआरएस सेम नहीं है, ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन लिया है तो मैक्सिमम चीजें सेम है। तो आप ऐसा समझ लो 95% थिंग्स आर द सेम। 95% थिंग्स जो आईएफआरएस में है वही इंडेक्स में है ना। 95% थिंग्स जो आईएफआरएस में है वही इंडेक्स में है, सेम है ना, 95% चीजें बराबर। तो अब 95% चीजें हमने एज इट इज कॉपी कर ली। तो मैं बोलूं देयर आर सम 5% थिंग्स विच आर डिफरिंग। 5% तो ऐसी चीज दिख रही है ना जो इंडेक्स में अलग होगी, आईएफआरएस में अलग होगी। तो जो भी डिफरेंसेस है, कुछ तो 5% का डिफरेंस आता है ना। तो जो भी डिफरेंसेस है बिटवीन इंडेक्स एंड आईएफआरएस है ना,
जो भी डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन इंड एस एंड आईएफआरएस, उस डिफरेंसेस को हम प्यार से पता है क्या बोलते हैं? हम प्यार से बोलते हैं कार्व इन्स एंड कार्व आउट्स। हम उसको प्यार से बोलते हैं कार्व इन्स एंड कार्व आउट्स, ऐसा। उसको हम प्यार से बोलते हैं कार्व इन्स एंड कार्व आउट्स, सिंपल। क्योंकि डिफरेंसेस है ना कुछ। आईएएस भी लिया तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखो, जब हम आईएएस अलग से बोलते ही नहीं है, आईएएस और आईएफआरएस दोनों आईएफआरएस ही है, ऐसा। तो आईएफआरएस के अंदर आईएएस आ जाते हैं। तो जब आप आईएफआरएस बोल रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आप आईएएस भी बोलते हो, ऐसा समझ लेने का। तो इंड एस और इनके बीच में कितना फर्क है, जो भी फर्क है उसको हम प्यार से बोलते हैं कार्व इन्स और कार्व आउट्स, ठीक है। अब ये कार्व इन में क्या क्या आता है, कार्व आउट में क्या क्या आता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, बट इतना समझ लो। तो बेसिक बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले इंड एस कहां से उठाया, ठीक है, नंबरिंग कहां से उठाया, उसके अलावा जो कंटेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़े बहुत फर्क को बोलते हैं डिफरेंसेस, प्यार से कार्व इन्स एंड कार्व आउट्स, सिंपल। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? यस, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको इंडेक्स का काफी बेसिक ज्ञान दिया है। आई होप ये ज्ञान आपके काम आएगा, क्योंकि ये ज्ञान आपके अडेप्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आ जाएगा। अडेप्टेबिलिटी के लिए लगता है ना कि यार हाँ, अब मेरे को समझ रहा है कि इंडेक्स में क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भाई इंडियन कंपनीज अगर एएससी फॉलो करते हुए चलेगी, ग्लोबल नहीं जा पाएगी ना। तो इसलिए इंडेक्स अपन पढ़ रहे, जानना जरूरी है अपने को इंडेक्स वगैरह में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स आ गया, इसका मतलब ये है क्या एएस स्क्रैप हो गया? इंडेक्स आ गया मतलब तुम्हारे जिंदगी में कुछ नए दोस्त आ गए, तो इसका मतलब है क्या पुराने को भूल जाओ? सर ये तो सेंटी बातें कर रहे हो आप। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, इंडेक्स आ गया तो एएस स्क्रैप हो गया क्या? नहीं भाई नहीं, ऐसा बोल मत देना कि इंडेक्स आया तो एएस स्क्रैप हो गया, ना बाबा ना, नो ही चल बे। तो इंडेक्स भी है, एएस भी है, तो सर फिर कौन सी कंपनी एएस फॉलो करेगी, कौन सी इंडेक्स फॉलो करेगी? उसके लिए ही हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एंड दैट इज रोड मैप टू इंडेक्स। इंडेक्स क्योंकि ग्लोबल है, बड़ा है, डिटेल्ड होगा, तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करेगी। एएस छोटी मोटी कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, वो सब फॉलो कर लेगी। तो अगर 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 कोई भी बड़ी कंपनी है, अब वो बड़ी कंपनी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी की इतनी बड़ी, ऐसा नहीं, तो वो क्वांटिफाई किया गया है। तो इसलिए एप्लीकेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी कि इंडेक्स किसको किसको एप्लीकेबल है, बराबर। तो जिनको इंडेक्स एप्लीकेबल है वो इंडेक्स फॉलो करेंगे, जिनको इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं हो पाता है वो क्या फॉलो करेंगे, वो एएस फॉलो करेंगे, बराबर। तो एप्लीकेबिलिटी इज गिवन अंडर दिस टॉपिक, दैट इज रोड मैप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोड मैप में से जनरली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि देखो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्या आता है। तो रोड मैप में से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, बट यस, जब आप रियल लाइफ में यार सीए बनोगे तो एक बेसिक आइडिया तो रहना चाहिए ना कि इंडेक्स कौन अप्लाई करेगा। कल को तुम इंटरव्यू देने गए, बड़ी कंपनी में सिलेक्ट हो गए, अब वो पूछता है तुमसे क्या फॉलो करूं, एएस की इंडेक्स, तुम बोलोगे मेरे को आता दोनों है, मेरे को एएस भी आता है इंडेक्स भी आता है, लेकिन ये नहीं पता कि आपको कौन सा अप्लाई होगा, तो कितना गंदा लगेगा ना। तो मालूम तो होना चाहिए ना भाई कि कौन से कंपनी को इंडेक्स एप्लीकेबल है। हाँ, कितना सोचो ना, अजीब लगे कितना। वो तुमको बोला अरे तुम सीए साहब आओ सीए साहब, आइए रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, आइए सब बुलाएगा आपको, बोलेगा बताओ क्या फॉलो करे, तुम बोलोगे मैंने पढ़ा दोनों है, आप क्या अप्लाई करोगे ये नहीं पता, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे उसको यार, समझ रहे हो तुम? यस सर, नई गर्लफ्रेंड आ गई तो पुराने को कौन याद करेगा, तभी मैंने गर्लफ्रेंड का एग्जांपल नहीं दिया, तभी मैंने दोस्त का एग्जांपल दिया, और तभी तुम्हारा कटेगा ध्रुव, ध्यान रखना, ठीक है। नई गर्लफ्रेंड आ गई है वो करके, चलो ध्यान दो इधर। हाँ, तो रोड मैप के अंदर अपन पढ़ेंगे इंडेक्स किसको किसको अप्लाई होएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट येस अ बेसिक नॉलेज विल श्योरली बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसको रट्टा मत मारने बैठना, जो चीजें याद करनी है बता दूंगा मैं आपको कि ये याद करना है, और जो याद नहीं करनी है उसको अपन बेसिक तरीके से पढ़ने का और आगे बढ़ जाने का। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं हो भाई लोग? ओ मेरे भाई लोग, ले। हाँ क्लियर है, चलो वेरी गुड, पढ़ते आ जाओ। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, रोड मैप टू इंडेक्स, ठीक है। रोड मैप मतलब किसको एप्लीकेबल है, तो पहले तो ज्ञान दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स इन इंडिया, इंडिया में कैसे आया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, देखो सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ोगे तो भी समझ जाएगा। इंडेक्स आर आईएफआरएस कन्वर्ज, मैंने बताया ना इंस्पिरेशन लिया है ना,
ये सब बताया। फिर उसने वो किसने इशू किया, किसने कन्यादान किया, है ना, किसने मंगलसूत्र पहनाया, अरे वो सब नहीं पढ़ने का अपने को, बट तुमको ज्ञान चाहिए तो पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें एक वर्ड है नकास, नकास का फुल फॉर्म दिया हुआ नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिकली ये अपने इंडिया में एमसीए ने इशू किया था फेब 16 2015 को, उसका बर्थ डेट है ना, जन्मदिन है ना, हाँ। तो और उसमें बताया था कि रोड मैप टू इम्प्लीमेंटेशन फॉर कंपनीज को कब कब एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अपने को ये सब रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, तो एक बार मालूम होना चाहिए बेसिक कि ये आईएफआरएस कन्वर्स्ड है, एमसीए ने इशू किया था, कौन से दिन वगैरह पे, दिन विन को याद रखना नहीं आपको, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर। मैंने क्या बताया था, इंड एस और आईएफआरएस में छोटे मोटे डिफरेंस हो सकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं प्यार से, कार्व इन्स एंड कार्व आउट्स इन इंड एस, कार्व इन्स एंड कार्व आउट इन इंड एस। अब कार्व इन में आते हैं तीन चीजें, ऐसा मान लो कार्व इन में तीन चीजें आती है। एक आते हैं टर्मिनोलॉजी चेंजेस, एक आते टर्मिनोलॉजी चेंजेस। सर इसका एग्जांपल दो जरा, इस वाले पॉइंट का एग्जांपल दो। देता हूं एग्जांपल एकदम प्यारा सा मीठा मीठा, सुनना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कार्विन्स पढ़ रहे हैं। देखो मैंने क्या बताया था, डिफरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्विन और एक होता है कार्व आउट। अब कार्विन में क्या क्या था उसकी बात करते हैं। किताब लेकर बैठना, अगर किताब अब तक नहीं मिली आपको तो साइड में इधर नोटबुक में लिख के रखना, बाद में किताब में भर देना उसको, लेकिन किताब लेकर बैठना, हाइलाइटर वगैरह सब लेकर बैठना कल से, अगर आज लेकर नहीं बैठे तो पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कार्विन में, अब हम कार्विन पढ़ रहे हैं तो कार्विन में पहला क्या आता है, टर्मिनोलॉजी चेंजेस। सर इसका जरा एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, अगर मैं आपसे पूछूं हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोलते हो, तो आप बोलोगे सब प्रॉफिट एंड लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलते हैं। तो हम एक्चुअली बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम बोलते हैं। लेकिन जो आईएफआरएस है ना, आईएफआरएस वो इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलता, वो उसको बोलता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सीओएमपी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहां लिखा हुआ है मैंने। हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी चेंजेस। अगर ऐसे कोई सिर्फ टर्म में चेंज है, अब मतलब तो दोनों का सेम ही है, दोनों है तो प्रॉफिट एंड लॉस ही। एक अभी फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास ये है, कौन है, ध्रुव है ना, ध्रुव नहीं, ध्रुव उसका नाम वो पेट नेम बनेगा नहीं। सपोज अपन लेते हैं, अपने पास है कोई बढ़िया, हाँ अभिषेक है, अभिषेक, ठीक है। तो अभिषेक है, तो अभिषेक को अपन सब अभिषेक बोलते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड क्या बोलती है अभिषेक को, अले मेला अभी, अले मेला, अले अभी, अले मेला बाबू, अले मेला कुच्चू, अले मेला सोनू। अब उसकी गर्लफ्रेंड उसको अभी, कुच्चू, पुच्चू, सोनू बोलती है, लेकिन है तो वो अभिषेक ही। वैसे ही हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, वो बोलती है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अरे दोनों है तो प्रॉफिट एंड लॉस ही, सिर्फ टर्म में चेंज है ना। तो अगर ऐसे कोई टर्म में चेंज हुए तो उसको बोलेंगे कार्विन। अब समझ आया सर, ऐसे एग्जांपल से तो समझ आता है हमको, हाँ पता है मुझे। हाँ तो बोलते ना देखो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ये सब चीज का, मेरे दोस्त के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा ये सब कि बाबू कुच्चू पुच्चू वगैरह बोलते, मेरे को नहीं पता है सब के बारे में, हाँ मेरे को नहीं आता ये सब, हाँ समझ गए ना तुम। तो अगर टर्म में कोई चेंज है तो इट विल रिजल्ट इन अ कार्व इन। जैसे अपन बैलेंस शीट बोलते हैं, आईएफआरएस बैलेंस शीट नहीं बोलता, हमारे इंडेस में हमारी जगह बैलेंस शीट बोलते हैं। आईएफआरएस बोलता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आईएफआरएस क्या बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभिषेक को मजा आ गया, हंसता है अभिषेक, बोलता है ठीक है चलो। अभिषेक बोलता है सर चलो लड़की नहीं तो क्या हुआ, आप ही ने मुझे बाबू कुछ पूछू बोल दिया, मैंने आप ही में फील ले ली, मेरे में कोई फील मत लेना भाई, हाँ ठीक है। अनंत कहते अब समझ आया ना, हाँ चलो एनीवे समझ गया ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी चेंजेस। तो अगर ऐसे कोई टर्म में फर्क है, सिर्फ नाम अलग है, दोनों का मतलब सेम है, तो इट विल रिजल्ट इन अ कार्विन, ठीक है। सेकंड इज, तो ये लिख दो, इंड एस में पीएनएल बोलते हैं, आईएफआरएस में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं, मतलब तो सेम ही होता है, ठीक है। हाँ सेकंड इज रिमूवल ऑफ ऑप्शंस। सेकंड क्या है, रिमूवल ऑफ ऑप्शंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसको भी अपन समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल अपने पास कोई लैंड है, अपने पास, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, अपने पास कोई लैंड है। सपोज आपको आईएफआरएस बोलता है, आईएफआरएस बोलता है दो ऑप्शन दिया, आईएफआरएस बोलता है दो ऑप्शन दिया, एक या तो आप लैंड को रखो कॉस्ट पे, है ना, रहने दो सर, अब आपकी बातों से पता चल जाता है कितने बाबू रह चुकी है आपकी। ओ भाई ए
क्या दिख रहा हूं मैं तेरे को? अरे कैसा नुमा दिख रहा हूं क्या मैं तेरे को? मैं अपनी भाई एक ही, हाँ भाई इल्जाम लगा रहा। हाँ, चलो एनीवेज। हाँ तो लैंड, सपोज आईएफआरएस बोलता है लैंड को आप कॉस्ट पे भी रख सकते हो, या फिर आप लैंड को फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हो। आपको समझता ना, कॉस्ट मतलब जिस दाम पे खरीदा उसी वैल्यू पे अपन बैलेंस शीट में दिखाएंगे, या फिर जो आज की फेयर वैल्यू है उस पे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो आपको आईएफआरएस सपोज दो ऑप्शन दे दिए, लेकिन इसी के लिए आपको सपोज इंड एएस ने बोला एक ही ऑप्शन। इंड एएस ने, मैं ऐसा है नहीं रियल में, कुछ और है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। सपोज आपको इंड एएस बोल देता कि आपके पास एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज कॉस्ट ओनली। इंडेस बोलता आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है कॉस्ट। ठीक है, मतलब आईएफआरएस ने दिया दो ऑप्शन, इंडेस ने बोला एक ही ऑप्शन है कॉस्ट। इसका मतलब इंडेस ने आपके लिए एक ऑप्शन रिमूव कर दिया ना, इंडेस ने आपके लिए एक ऑप्शन रिमूव कर दिया ना, है ना, उसको बोलते हैं रिमूवल ऑप्शन। अगर ऐसा रिमूवल ऑप्शन हुआ इंडेस में तो वो कार्व इन है। तो वो क्या है? कार्व इन। मतलब आईएफआरएस ने दिए दो ऑप्शन, इंडेस ने दिया एक ऑप्शन, कार्व इन। क्या तुमको समझ आता है ये वाली बात? अरे यस और नो, अरे यस और नो, अरे डैशिंग टू द स्नो, अरे यस 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 नो। चलो एनीवेज ठीक है। तो इफ देयर इज रिमूव ऑप्शन कार्व इन, ये दूसरा कार्व इन है। ठीक है, मैं आपको एक वैसे राज के बाद बताऊं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं मालूम करना है कि इन में क्या क्या आता है, आउट में क्या क्या आता है, लेकिन अगेन ये तो मालूम होना चाहिए ना दोनों में मिला के क्या क्या आता है। तो टर्म के चेंजेस आ गए, रिमूवल ऑफ ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसके अलावा तीसरा, थर्ड ये दूसरा था। ठीक है, थर्ड, इफ देर इज नो गाइडेंस अंडर आईएफआरएस। अगर आईएफआरएस में कोई भी गाइडेंस नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेकर, सपोज आईएफआरएस चुप है, चुप ऐसा चुप है आईएफआरएस, लेकिन इंड एएस ने उस ट्रांजैक्शन के लिए गाइडेंस दिया हुआ है। मतलब आईएफआरएस चुप है, चुप, लेकिन इंड एएस ने गाइडेंस दिया, तो भी ये कार्व इन हो जाएगा। तुम समझ रहे हो? तो भी क्या हो जाएगा? ये कार्व इन। तो सर इसका एग्जांपल दो जरा। देता हूं एग्जांपल। सपोज कोई ट्रांजैक्शन है, एक्चुअली एक मर्जर का ट्रांजैक्शन है, मर्जर ट्रांजैक्शन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली ये आता है 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में। तो एक मर्जर का ट्रांजैक्शन है, इसको कैसे ट्रीट करना है, इसका अकाउंटिंग के लिए, इसके अकाउंटिंग के लिए आईएफआरएस इज साइलेंट। आईएफआरएस क्या है? चुप। चुप तो वो बुला करती थी, है? चले एनीवेज, तो आईएफआरएस इज साइलेंट, लेकिन इसकी अकाउंटिंग के लिए, इसकी अकाउंटिंग के लिए इंड एएस ने आपको सिखाया, इंड एएस ने आपको ट्रीटमेंट दिया है, ट्रीटमेंट गिवन, मतलब इंड एएस ने इसकी अकाउंटिंग आपको सिखाई है ना? यस यस प्रियांश, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, सुनना। तब तक ये आप नोटबुक में लिखो प्रियांश। अगर जिसके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है ना, प्लीज नोटबुक में लिख के रखो, ठीक है, ताकि आप बाद में कॉपी कर सको, ध्यान रखना। हाँ, तो इफ देर इज नो गाइडेंस अंडर आईएफआरएस, इसका एग्जांपल सपोज मर्जर का ट्रांजैक्शन है, आईएफआरएस चुप है, चुप, साइलेंट है, लेकिन इंड एएस ने ट्रीटमेंट दिया हुआ है, उसको भी आप क्या बोलोगे? उसको भी आप प्यार से कार्व इन बोलोगे। क्या बोलोगे? कार्व इन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो, यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्या बोलेंगे? इसको भी कार्व इन बोलेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है आपके लिए कार्व आउट्स। फिर क्या आता है आपके लिए? कार्व आउट्स। कार्विन में तीन चीजें आ गई ना। कार्विन में मैं आपको पूरा याद करा दूंगा, ठीक है, मेरी गारंटी है, लेक्चर खत्म होने पे आपको पूरा याद रहेगा, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्विन में आ गए तीन चीजें, टर्मिनोलॉजी चेंजेस, रिमूवल ऑफ ऑप्शन, और अगर कोई गाइडेंस आईएफआरएस में नहीं लेकिन इंडेस में दिया हुआ है तो वो आ गया। अब आता है कार्व आउट। कार्व आउट में एक ही आता है ना, अगर किसी भी आइटम का ट्रीटमेंट डिविएशन में है, मतलब आईएफआरएस किसी आइटम के ट्रीटमेंट के लिए कुछ और ट्रीटमेंट बताता है और इंडेस ने आपको कुछ और ट्रीटमेंट बताया, उसको बोलते हैं कार्व आउट्स। सर एग्जांपल दो इसका। डिफरेंस इन डिविएशन मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो गया? दे रहा हूं एग्जांपल, सुनना। इसका एग्जांपल क्या है? मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा, ऐसा है नहीं एग्जांपल आपके, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपको बेसिक चीजें आती होगी तो उसके लिए। सपोज लैंड है, लैंड। सपोज लैंड के लिए आईएफआरएस ने क्या बोला? आईएफआरएस ने बोला
ओनली फेयर वैल्यू। लैंड को बुक्स में रखोगे, लैंड को बैलेंस शीट में दिखाओगे तो फेयर वैल्यू पे ही दिखाना पड़ेगा, ऐसा आईएफआरएस ने बोला कि लैंड दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे दिखेगा। ऐसा किसने बोला? आईएफआरएस ने बोला। अब इसी चीज के लिए इंड एस ने क्या बोला सुनना। इंड एस ने बोला ओनली कॉस्ट। इंड एस ने बोला ओनली कॉस्ट। आईएफआरएस ने दिया एक ऑप्शन, इंड एस ने दिया उसका कुछ दूसरा ऑप्शन। मतलब आईएफआरएस ने बोला ओनली फेयर वैल्यू और इंड एस ने पूरा डिविएट कर दिया। इंड एस बोलता है नहीं चलेगी फेयर वैल्यू, सिर्फ कॉस्ट। तो दिस इज कार्व आउट। अब आप कंफ्यूज मत होना। आप पता है कहां कंफ्यूज हो गए? आप बोलोगे सर ये रिमूवल ऑफ ऑप्शन वाले पॉइंट में भी सिमिलर था ना। देखो इस वाले में क्या था, आईएफआरएस ने दो ऑप्शन दिया, इंड एस ने उस दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया, वो कार्विन रिमूवल ऑप्शन। डिविएशन वाले में आईएफआरएस ने एक ऑप्शन दिया, इंड एस ने कोई एक दूसरा ही ऑप्शन दिया। मतलब ये ऑप्शन आईएफआरएस के दो में से कोई एक सिलेक्ट नहीं किया। इधर क्या हो रहा था, आईएफआरएस ने दो दिया, उसमें से इंड एस ने एक सिलेक्ट किया, रिमूवल ऑप्शन। यहां क्या हो रहा है, आईएफआरएस एक बोलता है, इंड एस कुछ अलग बोलता है, डिविएशन। जब डिविएशन है तो कार्व आउट। तो सर अभी इतना याद कैसे रखे? देखो आप कार्व आउट याद रख लो। कार्व आउट का मतलब क्या है? डिविएट होना। आईएफआरएस अलग, इंड एस अलग, है ना, बाकी सारे कार्विन है। अब याद हो जाएगा सर। तो समझ याद कैसे करने का? यहां तीन है, यहां एक है ना, तो ये याद करो। अगर आईएफआरएस अलग, इंड एस अलग तो कार्व आउट है, बाकी सारे कार्विन है। टर्म के चेंजेस, ऑप्शन कम है ना। अगर आईएफआरएस चुप है, चुप, तो भी कार्विन। ऐसा यस, अपना अपना ईगो है इनका। हाँ बस करेक्ट है ना। जैसा हस्बैंड बोलता है कुछ और, वाइफ बोलती है कुछ और, तो हम तो किसके सुनेंगे? तुम बताओ। हस्बैंड कुछ और बोलता है और वाइफ कुछ और बोलती है, तुमको लगता है कभी हस्बैंड को सुना जाएगा? वाइफ की सुनेंगे ना। हाँ तो वैसे ही, तो हस्बैंड कुछ और बोल रही है, वाइफ कुछ और बोल रहा है, तो हस्बैंड कुछ और बोल ही नहीं, हस्बैंड कुछ और बोल रहा है, वाइफ कुछ और बोल रही है। कार्व आउट। आप समझ आया सर? है फालतू चीजों से समझ आता तुमको? एनीवेज, क्या तुमने सब लिखा? अरे लिखा क्या? अरे यस और नो, अरे यस और नो, अरे डैशिंग टू द स्नो विद 1 1 1 1 वे over the hill we go laughing all the way and on the way making it dry jingle bell jingle all the way Santa Claus हमको मुंह मांगे गिफ्ट देंगे, हम जो भी मांगेंगे हु वो हमको दे देंगे हु। तुम कितने सेल्फिश हो हु। सर कहां से कहां निकल लिया आप? पता नहीं, मेरी आदत है मैं यस और नो पूछता हूँ तो डैशिंग टू द स्नो पे निकल जाता हूँ। यस और नो डैशिंग टू द स्नो। सर आप पागल हो गया? हल्का हल्का प्यार में इंसान पागल हो ही जाता है। चलो एनीवेज आ जाओ, लिखा? ठीक है, ये थे आपके प्यारे प्यारे कार्व आउट्स और कार्व इन्स। ठीक है, चलो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। चलो वेरी गुड। अब आते हैं अपन एप्लीकेबिलिटी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस के ऊपर, है ना। अपन अब जाते सर समझाते टाइम लिखेगा बाद में। मैं तो कहता हूं समझते समझते लिख लिया करो। चलो अभी किसी का लिखना बाकी रहेगा तो लिख लो अभी फटाफट से, बट समझते समझते लिख लिया करो। ठीक है क्या? लिखो लिखो, जिसका थोड़ा बहुत बाकी है मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, लिखो। चलो कंटिन्यू करूं आगे। यस, टुडे बीइंग द फर्स्ट सेशन हम सिर्फ रोड मैप जितना करेंगे, है ना। फिर हम आज लीव ले लेंगे और उसके बाद कल जब आएंगे तो हम कल प्रॉपर 7 to 10 पढ़ेंगे। आज फर्स्ट डे है ना, तो ज़्यादा लोड लेंगे नहीं अपने ऊपर। थोड़ा जान पहचान हो गया, बेसिक आइडिया हो गया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट डे, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेबिलिटी एंड इंप्लीमेंटेशन टू इंड एस। इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस कि इंड, अब मैंने क्या कहा था, कौन इंड एस अप्लाई करेगा, कौन एएस अप्लाई करेगा, है ना। इंड एस कब से अप्लाई करना है, इसको बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी। तो ये रोड मैप के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस। रट्टा मत मारते बैठना, ऐसे ऐसे करके बेसिक ज्ञान होगा तो भी काम बन जाएगा। तो क्योंकि याद नहीं करना है इसलिए मैं इसको बैठ के लिखा नहीं रहा हूं आपको। अगर कोई चीज याद करने वाली होगी, कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको सब लिखा दूंगा, चिंता मत करना। फिलहाल के लिए अपने को सिर्फ बेसिक आइडिया चाहिए तो अपन यहां से क्लियरली देख सकते हैं। मैंने आपके लिए बढ़िया नोट बना के रखे। नोट अच्छे है ना, एकदम रंग बिरंगे अच्छे वाले, तुमको मजा आएगा पढ़ने में, मेरी गारंटी है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले इन केस ऑफ कंपनीज, जब मैं कंपनीज की बात करूंगा तो कंपनीज के अंदर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक्स, एनबीएफसी या इंश्योरेंस कंपनीज। मतलब कंपनीज अदर देन बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस। सर अदर देन क्यों? क्योंकि बैंक पे कब एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस पे कब एप्लीकेबल है, एनबीएफसी पे कब एप्लीकेबल है, उसके लिए अलग से गाइडेंस है।
तो यहां मैं सिर्फ नॉर्मल कंपनीज की बात कर रहा हूं, अदर देन दीज। क्लियर? चलो आगे। अब अगर किसी को वॉलंटरीली फॉलो करना है इंड एस, तो ही कुड हैव अप्लाइड इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 15। मतलब उसका फर्स्ट करंट ईयर क्या होता इंड एस का? इट शुड हैव बीन 15-16, फर्स्ट करंट ईयर। तो अगर आपको वॉलंटरीली, मतलब आपको इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी आपके अंदर चुल है कि आप अप्लाई करोगे इंड एस, तो कर ले। वॉलंटरीली जिंदगी में पहली बार इंड एस आया था 1 अप्रैल 15 से, ठीक है। अच्छा एक और बात, वो नीचे लिखी हुई है दैट अगर आपने एक बार भी इंड एस अप्लाई कर लिया, इंड एस वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। एक बार शादी हो गई फिर खत्म कहानी, है ना, फिर तलाक वलाक नहीं चलेगा इधर, ठीक है। तो तलाक का एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं, इंड एस वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। तो एक बार अगर आपने वॉलंटरी उठा लिया तो भाई खत्म हो गया, फिर हो गया रिश्ता। अब बेट अब सहले ऐसे आकाश कंदे की तरह। देख रहा है विनोद कैसे एग्जाम्पल के बीच में हमने दुख बांट रहा है? हाँ, जो भी है तुम समझ गए। यस, तो वॉलंटरी यू कैन अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 15। तो ये तो सर बहुत समय हो गया, कब से? अभी तो अपन के कौन से ईयर में, और देखो ना कब की बात कर रहे हैं वो। एनीवेज मालूम तो होना चाहिए ना अपने को। तो वॉलंटरीली कंपनी को अप्लाइड फ्रॉम 1 अप्रैल 15। अच्छा अब आता है मैंडेटरी बेसिस। मैंडेटरी में दो फेज आ गए, एक आ गया फेज 1 और एक आ गया आपका फेज 2। एक आता है फेज 1, एक आता है फेज 2। फेज 1 स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 16। मतलब उसका पहला करंट ईयर कौन सा होगा? पहला करंट ईयर शुड बी 16-17, ठीक है। तो मैंडेटरी बेसिस पे किसको अप्लाई हो जाएगा? फेज 1 में। फेज 1 में तो अगर आप लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी हो जिसका नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। अगर आपका नेटवर्थ, तुमको नेटवर्थ समझता है क्या? जो आपके बैलेंस शीट के इक्विटी वाला का टोटल होता है, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस वाला टोटल, उसको बोलते हैं नेटवर्थ। तो अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, अब ये नेटवर्थ कब का चेक करना है? नेटवर्थ आप चेक करना शुरू करोगे फ्रॉम 31 मार्च 14 एंड देयर आफ्टर। मतलब इस दिन पे अप्लाई करना है कि नहीं करना, उसके लिए आप नेटवर्थ इस साल और उसके बाद का चेक करने का, ठीक है। तो अगर नेटवर्थ आपका कभी भी इस साल या इसके बाद 500 करोड़ या उससे ऊपर गया तो आपको फेज 1 में इंडेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। फेज 1 में अप्लाई करना पड़ेगा, इसका यह मतलब होता है कि 16-17 से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कब से अप्लाई करना पड़ेगा? 16-17 से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है। फिर आता है, सिंपल है, फिर आता है फेज 2। फेज 2 आता है फ्रॉम 1 अप्रैल 17। दैट इज इनका करंट ईयर कब होगा? इनका करंट ईयर होगा फ्रॉम 17-18, ठीक है। फेज 2 में कौन फॉल करता है? सबसे पहले फेज 2 में तो तब आना जब या तो आपने वॉलंटियर अप्लाई नहीं किया है या फिर आप फेज 1 में फॉल नहीं किए। अब देखो, अगर आप वॉलंटियर अप्लाई करके बैठे हो तब तो यार आपको ऑलवेज एप्लीकेबल हो गया। अगर आप फेज 1 में फॉल कर गए तब तो आप इसी दिन से अप्लाई करना शुरू कर दिया रहेंगे ना। अगर आपने वॉलंटरी भी फॉलो नहीं किया और अगर आप फेज 1 में भी फॉल नहीं किए तो जाके फेज 2 चेक करेंगे ना। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं, तुम्हारा लव मैरिज भी नहीं हो सकता, तब जाके अरे ढूंढेंगे ना। आप समझ आया सर? तो मैं भी यही कह रहा हूं, फेज 2 में कब आना? जब तुम यहां भी नहीं फॉल कर रहे हो, यहां भी नहीं फॉल कर रहे हो। अब फेज 2 में कौन आता है सुन लो, और फेज 2 में आए तो कब से अप्लाई करना है? फ्रॉम 17-18, है ना। अब फेज 2 में कौन आता है? सबसे पहला ऑल लिस्टेड कंपनीज, इस दुनिया की सारी लिस्टेड कंपनीज आएगी फेज 2 के अंदर, ठीक है। ऑल लिस्टेड कंपनीज पहला। अभी देखो, ऑल लिस्टेड कंपनीज फुल स्टॉप। इसका मतलब अगर आप लिस्टेड हो, आपका नेटवर्थ सिर्फ 5 करोड़ है, बड़ा, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, आपका नेटवर्थ सिर्फ 5 करोड़ है और आप लिस्टेड हो, तो फेज 2 में अगर लिस्टेड हो तो नेटवर्थ चेक मत करना, बराबर एप्लीकेबल हो गया। ऑल लिस्टेड कंपनीज फुल स्टॉप, लिस्टेड हो एप्लीकेबल हो गया, खत्म कहानी। मतलब शादी की उम्र हो गई ना 30, करनी पड़ेगी। अब समझ आया सर? बस यही कह रहा हूं। फेज 2 में हम लिस्टेड के लिए नेटवर्क चेक नहीं करते हैं, लिस्टेड हो बात खत्म, इंडेक्स एप्लीकेबल, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, अगर अनलिस्टेड हो और अगर आपका नेटवर्क 250 करोड़ से ऊपर है, ऑफकोर्स 250 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, बट अप टू 500 करोड़। सर भाई अप टू, अरे 500 होता तो आप यहां ही फॉल कर जाते ना फेज 1 में। अच्छा, तो अगर अनलिस्टेड हो और नेटवर्क 250 या उससे ज्यादा है तो आप फेज 2 में फॉल करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो फेज 2 में लिस्टेड के लिए नेटवर्क चेक मत करना, सिर्फ अनलिस्टेड की हम नेटवर्क चेक करेंगे, ऐसा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो सर इसको याद कैसे करेंगे? अरे बड़ा सिंपल है, कोई भी एक डेट याद कर। सपोज वॉलंटरी तुमने याद कर ली 1 अप्रैल 15 से था,
तो मैंडेटरी के दोनों फेज एक एक साल बाद, फेज 1 1 अप्रैल 16 से, फेज 2 1 अप्रैल 17 से, सिंपल। अच्छा, वॉलेंटरी में तो जिसकी मर्जी जो अप्लाई करना चाहे करेगा वो। फेज 1 में कौन आएगा? जो लिस्टेड या अनलिस्टेड है, हैविंग नेट वर्थ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 500। फेज 2 में कौन आएगा? सारे लिस्टेड, और अनलिस्टेड अगर हो तो नेटवर्थ आपका 250 करोड़ या उससे ऊपर होगा तो आप फॉलो कर जाओगे। क्या आपको यहां तक क्लियर है क्या? इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? मेरे ख्याल से इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। खुद भी पढ़ते तो समझ जाता, बट ऑफकोर्स मैं हूं तो मैं समझाऊंगा आपको चीजें। इज इज क्लियर टू एवरीवन? क्या सिंपल है? यस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जहां जहां मुझे लगता है किताब में नोटिंग की जरूरत है वहां मैं किताब में नोट करवाऊंगा। जहां लगता है कि किताब में मार्क करके काम बन जाएगा तो मार्क करके पढ़ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये समझाया तो मुझे लगा कि ये मुझे आपको लिखा के समझाना पड़ेगा, तो लिखा के समझाया, तो नोट बनाने का उस केस में। जहां मैं किताब में मार्क करवा रहा हूं तो किताब में मार्क कर लो, ताकि आपकी अच्छी मैपिंग हो जाएगी उस केस में। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, क्लियर है? यस, तो फेज 1 भी समझ लिया, फेज 2 भी समझ लिया। सिंपल है, एकदम सिंपल। यस, अब कुछ बेसिक बेसिक नोट्स दिए गए हैं, वो नोट्स भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है नेटवर्थ कब का चेक करना है। नेटवर्थ आपको चेक करना शुरू करना है 31 मार्च 14 एंड देयर आफ्टर का। ठीक है, मतलब 2 साल पहले का नेटवर्थ चेक करना शुरू करना। उसके अलावा ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इंडिया वंस एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल, एक बार अप्लाई हो गया बाहर नहीं निकल सकते। अब ध्रुव ने एक अच्छी क्वेरी पूछी थी, सर अगर कंपनी से एलएलपी बन गए तब? अरे अगर आप कंपनी ही नहीं रहे तो कंपनी को लगने वाले सारे प्रोविजन आपको एप्लीकेबल नहीं रहे ना, फिर उस केस में ध्यान रखना, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा उस केस में, अगर आप कंपनी से एलएलपी में वापस ट्रांसफॉर्म हो गए तो। बट ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट रियल लाइफ में इट कैन बी पॉसिबल। ये पहला 2 पॉइंट हो गया, रट्टा मत मानना पॉइंट्स को, सिर्फ एक बार रीडिंग देनी है आपको। अच्छा, थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में लिखा है, अगर आपको इंडेस एप्लीकेबल हुआ, अगर किसी एंटिटी को इंडेस एप्लीकेबल हुआ तो आपके कोई पेरेंट या आपकी सब्सिडरी या आपके एसोसिएट या आपके जॉइंट वेंचर को भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आपको डेंगू हुआ तो पूरे खानदान को डेंगू, आपको इंडेस तो पूरे खानदान को इंडेस अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कौन है? आपने शायद एएस में सुना रहेगा, द टर्म ऑफ सब्सिडरी। अगर आपका किसी भी कंपनी में मोर देन 50% स्टेक है तो सब्सिडरी होती है। एसोसिएट के अंदर आता है 20 से लेकर 50% स्टेक। जॉइंट वेंचर में 2 पार्टीज का इक्वल स्टेक होता है या कॉमन कंट्रोल होता है, वैसा वो सब अपन डिटेल में इंडेक्स में ही पढ़ेंगे, बट जो भी है। तो अगर आपको एप्लीकेबल, अगर आपको लवेरिया हो गया तो पूरे खानदान को लवेरिया हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, रचना ने कहा सर सारे ईयर्स का 500 के ऊपर होना चाहिए कि एनी वन? अरे रचना, हर साल का 500 के ऊपर कैसे होगा? कोई भी एक साल का होना चाहिए 500 के ऊपर, हर साल का कैसे होगा? एक साल का होना चाहिए कोई भी। ठीक है, हाँ। तो एन एंटिटी कवर्ड इन इंडेस, तो उसके पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, पूरे खानदान को अप्लाई करवा देने का। ठीक है, उसके अलावा इंडेस जब अप्लाई करोगे तो आपके स्टैंड अलोन पे भी अप्लाई करना, और आपके सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी अप्लाई करना। एक्चुअली इसमें दोनों में फर्क क्या होता है? सपोज आप पेरेंट कंपनी और आपकी कोई सब्सिडरी है, तो आपको पता है ना, अपन पेरेंट और सब्सिडरी का मिलाकर एक बनाते हैं, सीएफएस बोलते हैं उसको। तो ये जो पेरेंट है ये अपने खुद का भी बनाता है अकेले का, उसको बोलता है स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स, और ये सब्सिडरी के साथ भी बनाता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब इंडेस अप्लाई करेगा दोनों पे अप्लाई करना, सिंपल। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। अब एक और चीज आगे, अगर आपकी पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कोई बैंक है या इंश्योरेंस है या एनबीएफसी है, तो उस केस में उन पे अप्लाई नहीं होएगा। सर क्यों? मैंने क्या बताया, हम एप्लीकेबिलिटी फिलहाल किसकी पढ़ रहे? कंपनीज की पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके जो खानदान वाले हैं वो बैंक है, एनबीएफसी, इंश्योरेंस है, तो फिर उनके लिए तो हम रिस्पेक्टिव डेट चेक करेंगे। तो इन शॉर्ट, अगर आप पेरेंट हो और आपकी कोई सब्सिडरी है, और ये सब्सिडरी एक नॉर्मल कंपनी है, कोई बैंक वगैरह नहीं है, तो अगर आपको एप्लीकेबल तो इसको भी एप्लीकेबल। लेकिन अगर आप पेरेंट हो और आपकी सब्सिडरी सपोज बैंक होती, तो आपको एप्लीकेबल होने से इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सब्सिडरी तो अपने बैंकिंग वाली कंडीशन चेक करेगा। ये सेम क्वेरी मेरे ख्याल से किसी ने पूछी थी, ऋषभ ने पूछी थी, कि अगर सब्सिडरी बैंक, एनबीएफसी या इंश्योरेंस कंपनी है तो क्या उनको भी अप्लाई करना है क्या? द आंसर इज नो। तो उस केस में हम अपने पेरेंट ने क्या किया वो नहीं देखेंगे, हम तो अपने ही रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से जाएंगे। तो अगर आपकी जो पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी थी, तो उस केस में वो तो इंडेस अपनी ही रिस्पेक्टिव डेट से अप्लाई करेंगे। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा
जब वो बोलता है लिस्टेड, तो लिस्टेड कभी कभी कोई कोई कंपनीज एसएमई एक्सचेंज पे भी होती है। एसएमई एक्सचेंज मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको इंडेक्स अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा जब इंडेक्स अप्लाई करोगे तो आपके कंपेरेटिव्स भी एज पर इंडेक्स होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सपोज किसी करंट ईयर में आपने इंडेक्स अप्लाई किया, करंट ईयर में आपने क्या अप्लाई किया? इंडेक्स अप्लाई किया, तो आप पता है फाइनेंशियल में प्रीवियस ईयर भी दिखाते हो, तो आपको प्रीवियस ईयर का भी जो फिगर्स है वो एज पर इंडेक्स देने पड़ेंगे। कंपेरेटिव शुड बी प्रेजेंटेड एज पर इंडेक्स ओनली। उसके अलावा जो कंपनीज ऊपर कवर नहीं होती है वो क्या अप्लाई करेगी? वो तो अपना प्यारा राज दुलारा एएस अप्लाई करेगी, बराबर। जिनका लव मैरिज नहीं हुआ वो अरेंज ही करेंगे, सिंपल। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। समझ के लेना, याद मत करना, याद करने वाली चीज मैं आपको बता दिया करूंगा, बट आई होप यू आर एबल टू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। मैंने आपके लिए चीजें बहुत कंसाइज करके ऑलरेडी दी हुई है, इसलिए आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप मॉडल में खोलोगे तो देयर विल बी मोर लेंथियर पैराग्राफ्स एंड एवरीथिंग। मैंने आपको चीजें, मैंने कुछ भी कट शॉर्ट नहीं किया है। आई हैव ट्राई टू कंसाइज थिंग्स फॉर अ बेटर समरी, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो चीज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? चलो तो मैं आपसे सवाल पूछूं क्या कुछ, आप जवाब दोगे मेरे को? आप जवाब दोगे क्या मेरे को? चलो ठीक है, अब देखते देखते आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, लिखना मत, सिर्फ मुझे जवाब दे देना। सपोज मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी हूं और मुझे इंडेक्स अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मुझे इंडेक्स वॉलंटरी अप्लाई करना है तो वॉलंटरी अप्लाई करने का डेट क्या था? दैट इज माई क्वेश्चन। मुझे वॉलंटरी अप्लाई करना है तो मेरी डेट क्या थी वॉलंटरी वाली? परफेक्ट आंसर, इट वॉज 1 अप्रैल 15। और वॉलंटरी अप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर कोई नेटवर्क वगैरह चेक करेंगे क्या? अरे नहीं बाबा नहीं, वॉलंटरी अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम ऑफकोर्स क्राइटेरिया वगैरह नहीं देखोगे, तुम्हारी मर्जी है, जब चाहो तब अप्लाई करने का, ठीक है। आगे, अगर आपको इंडेक्स मैंडेटरी अप्लाई हो गया तो मैंडेटरी में कितने फेज थे? मैंडेटरी में कितने फेज थे? 2 फेज थे, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। फेज 1 कौन से डे से एप्लीकेबल है? फेज 1 कौन से डे से एप्लीकेबल है? तो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि क्या चेक करना, एक एक साल के बाद। तो 1 अप्रैल 16 और 1 अप्रैल 17, परफेक्ट, ठीक है। अब फेज 1 में कौन सी कंपनीज आती है ये मुझे बता दो। फेज 1 में कौन सी कंपनीज आती है बताओ। याद है आपको? लिस्टेड, अनलिस्टेड, जिसका नेटवर्थ वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच? लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों, बट फेज 1 में आप दोनों के नेटवर्थ चेक करोगे, कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू, परफेक्ट आंसर 500 करोड़। परफेक्ट आंसर, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। अगर आप लिस्टेड अनलिस्टेड हो, नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़, एप्लीकेबल। अच्छा, फेज 2, फेज 2, फेज 2 के अंदर कौन सी कंपनीज आती है? अगर आपको पता रहेगा 2 आती है अभी इसके अंदर, है ना। अच्छा, फेज 1 में लिस्टेड के लिए भी नेटवर्क चेक करेंगे ना? द आंसर इज यस, ठीक है। फेज 2 में आते हैं। फेज 2 में कौन आता है? सपोज अगर मैं लिस्टेड हूं, लिस्टेड, मेरा नेटवर्क तो मीट नहीं कर रहा है जो चाहिए क्राइटेरिया, बट मैं लिस्टेड हूं, क्या मुझे इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा? बताओ। फेज 2 में मैं लिस्टेड हूं, मेरा कोई नेटवर्क मीट नहीं कर रहा है, बट मैं लिस्टेड हूं, तो क्या मुझे इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा? सोच समझ के बताओ। द आंसर इज परफेक्ट आंसर यस। अगर मैं लिस्टेड हूं तो मुझे इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा, उस केस में नेटवर्क चेक मत करना ही मत फेज 2 के अंदर। उसके अलावा अगर मैं अनलिस्टेड हूं, अगर मैं क्या हूं? अनलिस्टेड हूं, अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड के लिए क्या चेक करेंगे? नेटवर्थ, और वो कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़। वेरी गुड आंसर। सबको समझा गया वाला पार्ट? अच्छा, अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो टेंशन मत लो, जब मैं भी लेक्चर एंड करूंगा ना, तो लेक्चर एंड के पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपको जो भी क्वेरीज है अपन ऐसा ही रखेंगे। जब अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट पढ़ते समय क्वेरीज बीच में लेंगे तो फिर कंसेप्ट का फ्लो ब्रेक हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे वो कंसेप्ट पूरा हो जाए उसके बाद अपन क्वेरीज ले। कभी कभी क्या होता है, आपके वो कंसेप्ट पूरा करने में क्वेरी सॉल्व हो जाती है, या फिर आपके तभी भी सॉल्व नहीं हुई तो कंसेप्ट पूरा होने के बाद क्वेरी पूछोगे तो कंसेप्ट भी खत्म हो चुका, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी और फ्लो भी ब्रेक नहीं होगा। मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है यस। बट आपको याद हो गया क्या ये वाला? देखो मैंने चाहता, आपको कहा था याद नहीं करना है, बट बाय डिफॉल्ट याद हो गया ना? यस। अच्छा, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स भी अपन ने पढ़े थे, तो जो बेसिक बेसिक पॉइंट है मैं आपको याद करवा देता हूं क्या क्या थे, सुन लो। सबसे पहला, अगर नेटवर्क चेक करना है तो इस दिन या उसके बाद के फाइनेंशियल का नेटवर्क चेक करना, सिंपल है। इंडेक्स एक बार एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल। उसके अलावा अगर आपको एप्लीकेबल तो पूरे खानदान को एप्लीकेबल, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। अगर आपका खानदान में, सपोज आपका एप्लीकेबल हो गया, आप कंपनी हो, आपका एप्लीकेबल हो गया, लेकिन आपकी एक सब्सिडरी है, अगर वो सब्सिडरी बैंक है, बैंक, तो क्या आपके एप्लीकेबल होने से इसको भी एप्लीकेबल हो गया क्या? नहीं। अगर आपकी पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कोई बैंक, इंश्योरेंस या एनबीएफसी है, तो उस केस में ये लोग मेन कंपनी के अप्लाई होने से ये भी अप्लाई करने चालू कर देंगे, वैसा नहीं है। इन लोग तो अपनी रिस्पेक्टिव डेट चेक करेंगे। रिस्पेक्टिव डेट इनकी क्या है वो नीचे अपन पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। तो इन शॉर्ट, अगर आप पेरेंट हो और आपकी कोई सब्सिडरी है, सब्सिडरी नॉर्मल कंपनी है, तो आपको एप्लीकेबल, तो सब्सिडरी को भी एप्लीकेबल। लेकिन अगर आप पेरेंट हो और आपकी कोई सब्सिडरी है, लेकिन सब्सिडरी बैंक है, तो आपको एप्लीकेबल होने से सब्सिडरी को एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि सब्सिडरी तो बैंक है ना, तो बैंक वाले अपना अलग से चेक करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, ध्यान रखना। चलो वो रिवाइज हो गया। अब आते हैं, ये तो अपन ने ऊपर जो बात की वो किसके लिए बात की, वो कंपनीज के लिए मैंने बात करी थी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बैंक, अगर आप बैंक हो, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो, या अगर आप एनबीएफसी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, अगर आप इन तीनों में से हो, तो फिर कैसे अप्लाई करना है। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए पहले एक डेट दी गई थी, बट वो डेट रिवोक कर ली, एंड इट हैज बीन डिफर्ड अंटिल फर्दर नोटिस एज पर योर सिलेबस। रियल लाइफ में इट माइट बी एप्लीकेबल, बट डेट दी थी एक बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए, बट क्योंकि इनके लिए एप्लीकेबिलिटी करना इतना आसान नहीं है और स्टैंडर्ड्स इतने वेल ड्राफ्टेड नहीं थे उस समय फॉर देम, फॉर दीज, तो इसके लिए इनको जो एप्लीकेबिलिटी है वो अब तक डिफर कर दी गई है। वो डेट रिवोक करके डिफर कर दी कि जब हम बोलेंगे तब से अप्लाई करना, आज से मत अप्लाई करो, अभी मत अप्लाई करो। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस को आज के टाइम पे इंडस एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा मान लो, मतलब उनको अप्लाई करने अब तक बोला नहीं गया है, पहला। उसके बाद दूसरा एनबीएफसी। अब अगर आप एनबीएफसी हो तो आपके लिए सबसे पहले वॉलंटरी वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देखो, आप किसके लिए भी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी, कहीं भी इनके लिए वॉलंटरी नहीं बोला, तो ये वॉलंटरी अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। जैसे कंपनीज में वॉलंटरी था, बट इधर वॉलंटरी नहीं है, तो ये वॉलंटरी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको जब बोला गया तब अप्लाई करना है। उसके अलावा एनबीएफसी में देयर आर टोटल 2 फेजेस, फेज 1 और फेज 2। एनबीएफसी का फेज 1 शुरू होता है 1 अप्रैल 18 से, एनबीएफसी का फेज 2 होता है 1 अप्रैल 19 से। सर फेज 1 में कौन आता है, सेम क्राइटेरिया है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, नेटवर्थ कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 500। और फेज 2 में कौन आता है, सारे लिस्टेड हो, बात खत्म, एप्लीकेबल इन फेज 2। अगर अनलिस्टेड हो तो नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़। तो आप तो बोलोगे सर इसका तो फेज 1 का क्राइटेरिया और फेज 2 का क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ डेट अलग है। तो सर डेट कैसे याद रहेगी, डेट याद रखना बहुत सिंपल है, इट इज इन कंटिन्यूएशन ओनली। देखो, कंपनी का वॉलंटरी 15 था, मैंडेटरी में फेज 1 था 16 से, फेज 2 था 17 से, बस जहां कंपनी ने एंड किया उसके अगले साल से एनबीएफसी का एप्लीकेबल। तो कंपनी ने एंड किया था फेज 2 17 से, याद करने के लिए बता रहा हूं, ट्रिक हो गई आपके लिए। तो एनबीएफसी का शुरुआत होगा 18 से, तो है 15, 16, 17, 18, 19, 15 वॉलंटरी, 16, 17 फेज 1 फेज 2 कंपनीज का, बराबर 18, 19 एनबीएफसी का फेज 1 फेज 2। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, ऐसा तो याद रखने के लिए आसान हो गया आपके लिए, बराबर। तो इसका फेज 1 शुरू होगा 18 से, है ना, और इसका फेज 2 शुरू होगा 19 से, और क्राइटेरिया दोनों का सेम है जो ऊपर कंपनीज का था, लिस्टेड, अनलिस्टेड, हैविंग नेटवर्थ 500 एंड ग्रेटर। और फेज 2 में आएगी सारी लिस्टेड, ऑफकोर्स फेज 2 में वो आएगी जो फेज 1 में नहीं कवर हो पाई, तो सारे लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे सिंपल है क्या, यस। अच्छा, एक और चीज, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीजों के बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, हम जाना चाहे तो, बट क्योंकि आपके पास पढ़ने को एक नहीं 8 सब्जेक्ट है, और 8 सब्जेक्ट के सारे कंसेप्ट मिलाओगे तो देयर आर मोर देन 8000 कंसेप्ट्स। तो जिसके डेप्थ में जाने की जरूरत आपको है, मैं ले जाऊंगा आपको, है ना। जहां मुझे लगता है कि मुझे डेप्थ में लेकर जाना चाहिए, मुझे और डिस्कस करना है और डिटेल में जाना है, तो जहां रिक्वायरमेंट है वहां ले जाऊंगा। जहां मैं आपको ऊपर ही तैर के रख रहा हूं, ऊपर ही तैरा के रख रहा हूं, तो आपको उतना उसी लेवल पे रहना है। जहां मैं आपको 4 फीट के पुल में ढकेल रहा हूं, तो वहां 4 फीट के पुल तक ही रहना, उसमें 7 फीट में जाने का जरूरत नहीं है। जिस पुल में 10 फीट में जाने का जरूरत है वहां 10 फीट में ढकेलूंगा, बराबर। तो एक बात का ध्यान रखना, मैंने कहा था ट्रस्ट मी,
क्योंकि क्या होता है कभी कभी इररिलेवेंट कंसेप्ट के ऊपर भी अपन कोशिश करते हैं कि मैं डीप डाइविंग करूं, मैं और जानूं, इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज, क्योंकि अभी नया है, वह फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऊपर से फर्स्ट लेक्चर है तो ज्यादा जोश रहता है कि अरे सब जान ले, ऐसा जरूरत नहीं है इतना। बेसिक बेसिक जैसे होता है ना नेटवर्थ में क्या क्या आ सकता है, वो सब की बातें मैं बहुत कर सकता हूं, बट नॉट रिक्वायर्ड, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। सर व्हाट इफ नेटवर्थ इज ग्रेटर देन 250 फॉर ओनली 1 ईयर आफ्टर 2014? तो एक ही साल ग्रेटर चाहिए भाई। ये जो क्राइटेरिया है ये कोई भी सिर्फ एक ही साल मीट करना है, ठीक है, ये हर साल मीट नहीं करना है। मैंने क्या बताया, एक बार मीट हो गया तो उस साल एप्लीकेबल, और इंडेक्स 1 से एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल। समझा? आई होप वाइब डाउट क्लियर हो गया आपका। चलो अरे आगे बढ़े क्या? चलो सर रिलेशनशिप वालों को याद कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उनकी डेट वाली मेमोरी स्ट्रांग होती है। मेरी तो नहीं है भाई, मैं तो भूल जाता हूं। एनीवे चलो समझा तुमको ये वाला पार्ट। अब एनबीएफसी वाले केस में नेटवर्थ कब का चेक करेंगे? तो नेटवर्थ इसका चेक करना है 31 मार्च 16 एंड देयर आफ्टर। सर उसमें 14 था, इसमें 16, ऐसा क्यों? ऐसा समझ लो नेटवर्थ अपन 2 साल पहले का देखना शुरू करते हैं। तो यहां देखो, यहां फेज 1 कब था? 16, तो नेटवर्थ देखना शुरू किया फ्रॉम 2 साल पहले 14 से। तो यहां फेज 1 क्या है? 18, तो नेटवर्थ देखना शुरू किया 2 साल पहले से, दैट इज 16 से। ध्यान रखना, क्लियर है वाला पार्ट? यस। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, वॉलेंट्री अडॉप्शन ऑफ इंड एस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस, एनबीएफसी। ये वॉलेंट्री अप्लाई नहीं कर सकता लाइक कंपनीज, ठीक है। उसके अलावा देयर आर फ्यू स्मॉल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, उनको अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस, ठीक है। वैसे तो सारी बैंकिंग को अप्लीकेबल हुआ नहीं है, बट स्टिल ध्यान रखना। और अगर आप बैंकिंग कंपनी हो, आप इंश्योरेंस हो, एनबीएफसी हो, अगर आपको एप्लीकेबल तो आपके भी पूरे खानदान को एप्लीकेबल, तो आपके होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर सबको एप्लीकेबल हो जाएगा। अदर देन दोज ऑलरेडी कवर्ड अंडर रोड मैप शैल ऑल्सो अप्लाई इंड एस। मतलब अगर आपको एप्लीकेबल तो आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स है जिसको आज तक इंड एस एप्लीकेबल नहीं था, उनको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके अलावा यहां भी आपको कंपेरेटिव्स वगैरह देना पड़ेगा। नेटवर्थ में क्या क्या आता है वो बेसिक आइडिया आपको दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेना, इतना काम का वो होता नहीं है। कंपेरेटिव्स भी आपको देना पड़ेगा एज पर इंड एस, सिंपल, ध्यान रखना है वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका क्या मैंने डिस्कस किया आपके साथ, रोड मैप डिस्कस किया। तो इसमें मैंने बैंकिंग का बात किया, इंश्योरेंस का बात किया और एनबीएफसी का बात किया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन टिल ईयर? मुझे बता दो यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्या आपको यहां तक कंफर्ट जोन है क्या? रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ बेसिक समझ गया क्या आपको कि हाँ मुझे थोड़ा आइडिया आ गया, चलो कौन सी कंपनीज है, कौन से बैंक्स है, कौन सी एनबीएफसीज है, कौन बड़ी, सब बड़े बड़े लोग कवर्ड है। यहाँ देखो 500 करोड़ की बात चल रही, 250 करोड़ की बात चल रही, सब बड़े बड़े लोग कवर्ड है इधर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन टिल ईयर? अगर यहां तक क्लियर है तो अब मेरे ख्याल से इट इज टाइम टू डू अ गुड रिविजन। आज जो भी पढ़ा, अपनी एक हैबिट है, मेरी हैबिट है एक, और वो अपन पूरे बैच में फॉलो करेंगे कि जितना भी पूरे दिन में पढ़ा है उसको लास्ट में 5 से 7 मिनट्स में रिवाइज कर लेंगे। आज अपन ने वैसे ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं पढ़ा है, अपन ने कुछ हैवी नहीं पढ़ा है, बट जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, आदत तो आदत है, तो रिवाइज अपन सब कुछ करेंगे। इज दिस क्लियर? चलो आ जाओ, ठीक है। तो मैं आपको रिवाइज कराना शुरू करता हूं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिविजन of whatever we discussed today in 3, 2, 1 and go। अच्छा, सबसे पहले मैं ये सब चीजों की बात नहीं कर रहा कि बुक वगैरह बनाओ ये वो, ऑफ कोर्स, ठीक है, बट जो भी हो, सीए बनना है, बन के निकलना है, आतंक मचाना है, अपने को आग लगा देनी है, ठीक है। वाई सीए बहुत जरूरी है, अपना याद रखना, वो वाई यहां भी रखना और किताब में भी लिख के रखना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि एफआर में मोस्टली आपका पूरा सिलेबस इंड एस के ऊपर डिपेंडेंट है। 2 पार्ट में डिवाइड किया, बताया कौन से इंड एस है। जैसे मैंने आपको इंड एस बोला, हम आ गए फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंड एस, ठीक है। तो मैंने आपको इसके अंदर क्या क्या बताया, सिर्फ सुनते हुए चलो। इंड एस कहां से आया? इंड एस हमने अडॉप्ट किया फ्रॉम आईएफआरएस, आईएफआरएस को देखकर बनाया। आईएफआरएस में 2 तरह के स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक है आईएएस और एक है आईएफआरएस। आईएएस पुराने होते चल रहे थे, तो पुराने को रिवोक करके नया इशू करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब हमने ये दोनों को अडॉप्ट करा है, तो नंबरिंग कैसे करें? तो जो IAS 1-2 है वो इंड एस 1-2 बनेगा, जो IFRS 1-2 है वो बनेगा इंड एस 101-102। पहला चीज। सेकेंड चीज, हमने इंड एस अडॉप्ट किया है फ्रॉम आईएफआरएस, तो उसको बोलते हैं हमने आईएफआरएस को कन्वर्ज करके बनाया है इंड एस। क्योंकि आपने कन्वर्ज किया है तो देयर विल बी सम डिफरेंसेस बिटवीन एएस इंड एस, उसको प्यार से बोलते हैं कार्व इन्स एंड कार्व आउट्स, बराबर। तो इसलिए हम आ गए थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ये सब डिस्कस करके, जहां हमको मालूम पड़ा ये इंड एस है आईएफआरएस कन्वर्ज्ड, और कुछ होते हैं डिफरेंस बिटवीन इंड एस एंड आईएफआरएस, उसको बोलते हैं कार्व इन्स एंड कार्व आउट्स। अब क्या क्या इन में आएगा, क्या क्या आउट में आएगा, तो आउट का एक याद रखना, अगर डिविएशन है, आईएफआरएस कुछ और बोलता,
इंडेस कुछ और बोलता है। हस्बैंड बोलता है यहां जाना है, बीवी बोलती है वहां जाना है, तो जहां बीवी बोलेगी वहां जाने का है। तो आईएफआरएस ने बोला फेयर वैल्यू, इंडेस ने बोला कॉस्ट, तो वी विल फॉलो इंडेस। डिविएशन है ना, आईएफआरएस ने एक बोला, इंडेस ने कुछ और ही बोल दिया। डिविएशन है तो कार्व आउट्स, बाकी सारे होंगे कार्व इन। अब कार्व इन में क्या क्या आ जाएगा, पहला आता है टर्मिनोलॉजी चेंजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इंडेस बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस, आईएफआरएस बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इंडेस बोलता है बैलेंस शीट, आईएफआरएस बोलता है फाइनेंशियल पोजीशन। है ना, याद है क्या, हम बोलते हैं अभिषेक, उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है अभी कुच्चू पुच्चू सोनू, ऐसा तो है, तो अभिषेक ही ना, वो टर्म सिर्फ नाम चेंज कर दिया। उसके अलावा रिमूवल ऑफ ऑप्शन, इन आईएफआरएस ने दिया दो ऑप्शन, कॉस्ट या फेयर वैल्यू, इंडेस ने ये दो में से कोई एक चुना, मैंने चुन लिया, है ना, तो वैसा, तो दोनों में से एक चुना आपने, एक ऑप्शन निकाल दिया आईएफआरएस का, कार्विन। उसके अलावा अगर आईएफआरएस चुप है, चुप, आईएफआरएस साइलेंट है किसी को लेकर, तो मर्जर वाले ट्रांजेक्शन को लेकर आईएफआरएस साइलेंट, इंडेस ने ट्रीटमेंट दे दिया, तो कार्व इन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये हमने बेसिक कार्विन कार्वआउट का मतलब डिस्कस किया था। अब कार्विन कार्वआउट हर इंडेक्स के रिस्पेक्टिव इंडेक्स में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, कि इंडेक्स कब से किसको किसको एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले एप्लीकेबल होता है कंपनीज को। कंपनीज के अंदर बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस की बातें मत करना, सिर्फ कंपनीज की बातें करेंगे। वॉलंटरी अप्लाई करना है तो 1 अप्रैल 15 से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैंडेटरी के अंदर दो फेज थे, याद है आपको, फेज 1 फेज 2। फेज 1 शुरू होता है 1 साल के बाद, दैट इज 1 अप्रैल 16 से। हाँ, फेज 1 में आगे कब आओगे, अगर आप लिस्टेड या अनलिस्टेड हो, हैविंग नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 500। ठीक है, फेज 2 में कब आओगे, 1 साल के बाद, दैट इज 1 अप्रैल 17 से। फेज 2 में कब आना, जब आप ना इधर आए हो ना इधर आए हो, तो फेज 2 में आना। और फेज 2 में कौन आएगा, अगर आप लिस्टेड हो, फुल स्टॉप, लिस्टेड हो, बात खत्म, एप्लीकेबल हो गया इंडेक्स। अच्छा, अगर अनलिस्टेड हो तो अब आपके नेटवर्क चेक करेंगे, 250 या उससे हायर होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो आपको इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। वॉलंटरी फेज 1 फेज 2 ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा इसमें काम की बात है, अगर आपको एप्लीकेबल तो आपके पूरे खानदान को एप्लीकेबल। हाँ, अगर आपके खानदान में कोई बैंक वगैरह है तो उसको अप्लाई मत करना, क्योंकि बैंक वगैरह तो अपनी रिस्पेक्टिव डेट चेक करेंगे, सिंपल। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है। उसके अलावा आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी के लिए। बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए अब तक डिफरमेंट चालू, अब तक पता नहीं कब से अप्लीकेबल होगा। एनबीएफसी के लिए दो फेज है, फेज 1 फेज 2। जहां कंपनी का फेज खत्म होता है वहां एनबीएफसी शुरू होता है। तो कंपनी का खत्म हुआ था 17 में बराबर, तो इसका फेज शुरू होता है 18 में। ठीक है, तो 18 से फेज 1 चेक करना, क्राइटेरिया सेम, लिस्टेड, अनलिस्टेड, हैविंग नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 500। फेज 2 कब, सारे लिस्टेड, फुल स्टॉप, लिस्टेड हो फेज 2 में फॉल कर जाओगे। अनलिस्टेड, हैविंग नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़। ध्यान रखना, यहां भी ध्यान रखना, यहां वॉलंटरी अडॉप्शन अलाउड नहीं था। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन, इंडेक्स जिंदगी में एक बार अप्लाई हुआ तो हर बार अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, बस। तो अपन ने ये बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करी थी। आई होप आपको आज का सेशन समझ आता है। मैं अभी जा नहीं रहा हूं, आई एम देयर ऑन द स्ट्रीम फॉर 5 मिनट्स। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और ऐसे मैं हर लेक्चर के एंड पे रहूंगा 5 से 10 मिनट, ताकि जो भी क्वेरीज आप मेरे से पूछ सकते हो, रिकॉर्डेड वाले, अगर आपको भी कोई क्वेरी आती है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप एनरोल्ड हो, आप मुझे वहां पूछ सकते हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। मेरा फुल सपोर्ट अपने क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल आपसे जो भी आपको क्वेरी है पूछ लो। अगर मजा आया, ये बताओ, मजा आया, आपको समझ आया गया जो मैंने पढ़ा है, ये और नो बता दो, तो मुझे फटाफट से बता दो आपको कैसा लगा आज का सेशन। कुछ डाउट है तो वो भी पूछ लो। आई होप आपको ये तरीका कि पूरा पढ़ो फिर रिवाइज करो, उससे आपको पूरा रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप दैट हेल्प्स। बाकी कुछ क्वेरी है तो पूछ लो। चलो, इफ माई सब्सिडीज एलएलपी विल इंडेक्स बी एप्लीकेबल, नो, कंपनी होनी चाहिए वो। कंपेरेटिव वाला पॉइंट फिर से बता दो, पर इट इज वेरी सिंपल। वैसे ये कंपेरेटिव वाला पॉइंट काफी जगह पे आएगा जो अपन दूसरे इंडेक्सेस पढ़ेंगे, बट बेसिकली अगर आपको किसी साल इंडेक्स एप्लीकेबल हो गया, सपोज एनबीएफसी हो, तो एनबीएफसी में सपोज मैं फेज 2 में फॉल कर गया, तो मुझे करंट ईयर कब से अप्लाई होगा, 1920 से। तो अब आपके जो फाइनेंशियल्स है उसमें आपको प्रीवियस ईयर का कॉलम देना कंपलसरी होता है। तो आपके प्रीवियस ईयर बनेंगे 18-19 के बराबर। तो जो आपने इंडेक्स इधर अप्लाई किया करंट ईयर में, वही सारे इंडेक्स आपको प्रीवियस ईयर में भी अप्लाई करके नए फिगर्स निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेक्स, उसमें ये सब बातें होती है, तो मैं सब डिटेल में गया नहीं, जैसे मैंने कहा था। क्लियर? यस। चलो सर प्लीज एक बार एसएमई वाला बता दो, मेरा लैग हो गया था इंटरनेट। एसएमई कुछ नहीं, एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का एक्सचेंज। ऐसे दो एक्सचेंज होते हैं, एक तो होता है बड़े कंपनीज का एक्सचेंज और एक होता है छोटी मोटी कंपनीज का एक्सचेंज। अगर आप छोटे मोटे एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, वो वाले एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एसएमई एक्सचेंज पे, तो आपको इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है फिर, सिंपल। ठीक है, चलो मोहम्मद साथ कहते हैं भाई मजा आ गया, क्या बात है।
हसन कहते हैं डेली ब्रेक अराउंड 8:30 के आसपास होगा डेली बेसिस पे, ठीक है। चलो ठीक है। आकाश, अरे आकाश मेरे नाम का एक स्टूडेंट भी आकाश, वाह, आकाश राहुल कहते हैं मजा आ गया सर, क्या बात है, ठीक है। अ, ठीक है, डन डन फिरोज भाई, डन, ठीक है, डन। ठीक है। आयशा कहती है डिफरेंस बिटवीन इंडेस एंड एएस, एएस और इंडेस के बीच में भी डिफरेंस होते हैं। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, वो हमको सिर्फ 3-4 टॉपिक के लिए पढ़ने हैं, उसको कार्विन कार्वर्ट नहीं बोलते, एएस इंडेस के डिफरेंस को डिफरेंस ही बोलते हैं, बस ऐसा। ठीक है। टेलीग्राम लिंक व्हाट्सएप पे डाल देना, डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा बैंकिंग का फोर्थ पॉइंट बता दो। अरे बैंक, इसका फोर्थ पॉइंट सिंपल है, अगर बैंक किसी, सपोज आप एनबीएफसी हो, आपको एप्लीकेबल, तो आप सपोज आप पेरेंट हो, तो आपकी कोई सब्सिडरी हो सकती है ना, तो अगर आपको एप्लीकेबल तो आपको पूरे खानदान को एप्लीकेबल, सिंपल, ठीक है। यस ऋषभ, इट विल बी कवर्ड इन दैट केस, उस केस में कवर्ड हो जाएगा। गुड सेशन सर, मजा आ गया, थैंक यू सो मच आरती। अरे दो दो आकाश है भाई, एक आकाश कोई तो और, तो अभी आकाश गर्ग भी है, वो बोलता है मजा आ गया, वेरी गुड, ठीक है। एट वॉट टाइम द रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड, रिकॉर्डिंग आफ्टरनून में अपलोड हो जाएगी डेली बेसिस पे। चलो फेज 2 14/17 से तो रिजर्व 31 मार्च 14 के बाद से देखना शुरू करना, 31 मार्च 14 एंड ऑनवर्ड्स एंड देयर आफ्टर, ऐसा, ठीक है। नहीं नहीं, अभी नहीं आई है मानसी, यस करेक्ट। चलो तो थैंक यू सो मच, आई होप दिस हेल्प्स, है ना। तो आई होप आपको मजा आ रहेगा, ये तो फर्स्ट डे है तो शुरुआत है ना, शुरुआत तो अच्छी हो जाती है तो अंत अपना अच्छा ही होगा, और बैच में बड़ा मजा आने वाला है, मैं बता दूं, है ना, ठीक है। क्योंकि और एक बात बता दूं आपको प्लीज, आज क्योंकि आपने भले लिमिटेड पढ़ा है, 10 मिनट निकालना और किताब खोल के देखना कि आज क्या पढ़ा था, और तभी कल आना। अगर आज रिवाइज नहीं करोगे प्लीज मत आना, प्लीज मत आना कल, रिवाइज करके आना ही है आपको, ये हैबिट बिल्ड करनी है, इट इज अ हैबिट। और एक बार आदत लग गई ना चाहते हुए भी रिवाइज रिवीजन मिस नहीं कर पाओगे, बराबर, इट इज़ अ हैबिट। अगर आपने हैबिट लगा दी कि मैं रिवाइज नहीं कर रहा, तो वो हैबिट रह जाएगी कि कभी रिवाइज नहीं करोगे। अगर आपने आज से हैबिट लगा दी कि मैं रोज रिवाइज करूंगा बैठ के, जो पढ़ाया सर ने, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, जितना भी समय लगे, एक बार बस खुल के देख लेना। आज तो कुछ सॉल्विंग नहीं की, सिर्फ देखा अपन ने, तो देख लेना जितना पढ़ाया मैंने, अगर उतना भी कर लिया ना, वो हैबिट बिल्ड हो जाएगी। और एक बार हैबिट बिल्ड हो गई ना, फिर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सीए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, डेली रिवाइज करोगे तो प्लीज रिवाइज करके आना। पूजा कहती है गेट सेशन, नेहा कहती है सर शुभम केसवानी सर को बुलाओ ना क्लास में, पक्का बुलाऊंगा। अभी वो मैं मुंबई में रहता हूँ, दिल्ली में रहते हैं, तो किसी दिन उनसे मुलाकात हुई तो बुलाऊंगा पक्का, ठीक है। ग्रेट सेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न विद फन, अरे मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। चलो तो प्लीज रिवाइज करके आना, थैंक यू सो मच हर्षना फॉर द काइंड फीडबैक। प्लीज रिवाइज करके आना डेली बेसिस पे, कल मैं आते ही पहला सवाल पूछूंगा, रिवाइज किया कि नहीं किया, नहीं रिवाइज करेगा भगा दूंगा बाहर में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो यार मज़ा आ गया, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच यार। मैं कह रहा हूँ अभी तो शुरुआत यार, मतलब अभी तो टॉपिक अच्छे अच्छे आने बाकी है, जिसमें बहुत धमाका होने वाला, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। तो बस रिवीजन करना, जैसे मैं बोलूँ वैसे करना, तुम्हारे जो एक्सपेक्टेशन, तुम्हारे जो उम्मीद है, तुम्हारा जो ड्रीम्स है, वो सब मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। जो तुमको पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, प्राउड फील करवाना, सब मैं करवा दूंगा, बस मेरी बात जरूर मान लेना यार, ठीक है। बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं करवा लूंगा तुमसे सब काम, ठीक है। तो इसलिए तो कहते हैं हैशटैग एफ आर विद के, या फिर हैशटैग एफ आर में डीजी विद के, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, सी यू टुमारो मॉर्निंग 7 AM, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।